चलिए, आप सबका स्वागत है बिहार दरोगा सिलेक्शन बैच में। इस सिलेक्शन बैच में हम बिहार दरोगा प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था चल रहा है, और भारतीय राज्य व्यवस्था का आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। और उस चैप्टर का नाम है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आपने इस तरह का पिक्चर देखा होगा, आपको दिखाते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। जब आप किताब वगैरह लेते होंगे तो कई बार जब इस तरह का आप देखते होंगे, लिखा रहता है इस तरह का, आपको दिखाई दिया होगा। आप जो किताब लेते हैं ना, कॉपी वगैरह ना, उसमें भी इस तरह का रहता है। ये क्या है? भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। और क्या है? प्रियम्बल है। तो बात करते हैं कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना और प्रियम्बल होता क्या है। देखिए, समझिएगा। कोई किताब आप पलटते हैं, किताब लाइएगा बाबू, लाइए। जैसे मान लेते क्या है, किताब को आपने क्या किया, पेज को क्या किया, पलटा। जैसे किताब को पलटते हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है कि प्रस्तुत पुस्तक, देखिए इसके बारे में कुछ लिखा गया है। लिखा गया, इसमें भी क्या है, आपको कुछ लिखा गया है। तो मतलब क्या है कि यह परिचय बताता है, क्या करता है, परिचय बताता है कि अंदर आपको क्या मिलने वाला है। ऐसी क्या है, भारत का संविधान को जब पलटिएगा तो पहला पेज क्या आएगा, आपको यही आएगा। पहला पेज क्या आएगा, आपको यही आएगा। यह बताता है कि भारत के संविधान में आपका क्या मिलने वाला है। या बोल सकते हैं यह क्या, पूरा संविधान का क्या होता है, समरी होता है, क्या होता है, सार होता है। इसी को बोलते हैं भारतीय संविधान का प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, जितना भी भाई बहन जुड़ गए हैं सबका यहाँ पर स्वागत है। पहले पढ़ लीजिए, तब कंफ्यूजन दूर करेंगे। देखिए, यह जो आपका पीडीएफ है, आज बनाने में थोड़ा समय लग गया, इस कारण से अपलोड नहीं हुआ। ये क्या आपका पीडीएफ है, द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जितना बच्चा एडमिशन लिए हुए हैं उनके क्या होगा, आपको अपलोड कर दिया जाएगा। जो आपका ऑल क्लास नोट सेक्शन है, जहां पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो जहां से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इसका लिखने वाला क्या हुआ बाबू, देखिए तो। पेन देखिए, तो उधर रख गया क्या, यहाँ है नहीं। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब भी कोई चैप्टर शुरू करें हैं तो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हमको फोकस कहाँ पर करना है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए क्या है, किस मतलब ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना चैप्टर से अभी तक क्या है, 9 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन बोलता है, ये आपको देखिए क्या, बिहार प्रोग्राम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब यहाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें कहता क्या है कि उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है। उद्देश्य को हम बोलते हैं प्रस्तावना है, ये न्यायालय में लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता, एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर बोलता है, उद्देश्य उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब कि उद्देश्य क्या, मतलब संविधान में जो लिखा गया है, क्या उसी के बारे में उद्देश्य कुछ लिखता है, वो चर्चा है। फिर बोलता है, उद्देश्य उस स्रोत को इंगित करती है जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। अभी तो हो सकता है कि आप इसका आंसर दे पाने की स्थिति में नहीं हुईगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तो सबके आंसर आप दे पाइएगा। अगला बोलता है कि भारत एक है, भारत कैसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक जितना पढ़ा चुके हैं पॉलिटी 2 चैप्टर, उससे तो ये तो पता हो गया कि भारत क्या है, आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे बढ़िए। मतलब कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के प्रकृति क्या है, प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्या बोलता है, यहाँ पाइए कि संविधान संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था। जब हम बता रहे थे संविधान सभा, वहां पर ही पढ़े थे, और आपको बताया कि संविधान सभा के समय जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उसी में परिवर्तन करके उसको प्रस्तावना बना दिया गया है। तो मतलब कि क्वेश्चन भी आपको पढ़ना था। आगे चलिए। अगला क्या है, संविधान के उद्देश्य का में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। यहाँ अलग अलग चीज है बाबू, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विचार स्वतंत्रता, किसके बारे में वर्णन है और किसके बारे में नहीं वर्णन है। ये जब पढ़ेंगे, इसका प्रकृति समझेंगे तो समझ में आपको आएगा। अगला बोलता है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका को प्रस्तावना बोलते हैं, तो पहला तो बात यही आ गया, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।
ये तो है कि जोड़ा किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि संशोधन करके शब्द को जोड़ा गया है। तो कितना शब्द बाद में जोड़ा गया है, कौन कौन सा शब्द पहले था, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। उस समय किसका, कौन सी प्रधानमंत्री थी, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन पार्टी की सरकार था, साल कौन सा था, सब क्वेश्चन पूछेगा। आगे चलिएगा। उदेशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ये जो क्वेश्चन है उसी है, क्या बोल सकते हैं, रिपीटेशन क्या है आपको, ई क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन सेम क्या होता है, रिपीट भी आपको होता है। अगला क्या है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान के प्रकृति में कितना तरह के तत्व की चर्चा है, न्याय कितना तरह का है, स्वतंत्रता कितना तरह के है, समानता कितना तरह के है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा, इस पर फोकस करना पड़ेगा। आगे बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? मतलब कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द आपका नहीं है। अगला बोलता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, केमा संशोधन किया गया, भारत के उद्देशिका है या प्रस्तावना में अब तक कितना संशोधन किया गया, सुनिएगा। मैक्सिमम जगह क्या होता है दोस्त, क्या आपको प्रस्तावना के जगह पर क्या लिखता है, उद्देशिका लिखता है। तो उद्देशिका, प्रस्तावना, सबका मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि इसको हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, आपको हम एक एक चीज बताएंगे बाबू, पहले थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और जब पढ़ा लेंगे कोई टॉपिक तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया गया है दोस्त, किसी का नंबर ब्लॉक नहीं है। एक हिंदी वाला भी शेयर कर, देखिए यहाँ पर हिंदी टर्म, अंग्रेजी टर्म दोनों आपको समझना पड़ेगा दोस्त। देखिए एक बार समझने में देर लगता है, एक बार समझ जाएगा तो इससे को क्वेश्चन गलती नहीं होगा। रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए यहाँ आइए। देखिए जब भारतीय संविधान को आके कीजिएगा, पलटिएगा, तो पहला पेज आएगा, ये कवर पेज है, क्या है, कवर पेज है। कवर पेज को क्या बोलते हैं आप, कवर पेज बोलिए या आमुख बोलिए, क्या बोलिए, आमुख। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना क्या है, इसका कवर पेज है। तो ये भी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेटमेंट देकर के कि आपका प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान का जो कवर पेज है या जो आमुख है वही क्या है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। और प्रस्तावना को ही क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि प्रस्तावना को आपको पढ़िएगा तो शुरू क्या होता है, हम भारत के लोग से, किससे, हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग। मतलब ये हो गया कि यहाँ जो संविधान का जो शक्ति मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, भारत के लोग से। तो भारत के लोग मतलब क्या, भारत के क्या हो गया, जनता। भारत क्या हो गया आपको बाबू, जनता हो गया। मतलब कि प्रस्तावना में क्या है, भारत के लोग से शुरू होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरा शक्ति का सोर्स क्या है आपको, भारत की जनता। कोई दिक्कत, आगे चलिएगा। फिर बोलता है कि भारत को क्या करना है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं होगा, ये खुद से सारा निर्णय लेने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा। चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी बाहरी मामला। अगर पाकिस्तान के साथ समझौता करना चाहता है तो कर सकता है, भारत में अगर क्या सीएए लेकर के आना चाहता है तो ला सकता है, भारत से अगर भारत में जम्मू कश्मीर है, अगर वहां से 370 लगाना चाहता है लगा सकता है, हटाना चाहता है हटा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। अगला क्या बोलता है, समाजवादी, क्या बोलता है, समाजवादी। देखिए वादी जहां भी आएगा उसका मतलब होता है विचारधारा। किसी, देखिए किसी, जैसे गांधीवाद बोलते हैं तो गांधी का विचार, उनके विचार मतलब गांधी से, गांधी जी का जो विचार है उसको कई लोग फॉलो करते हैं तो बोलते हैं गांधीवाद बोलते हैं। अगर हमारा विचार कई लोग फॉलो करेंगे तो रविवाद, कार्ल मार्क्स के विचार को कई लोग फॉलो करेंगे तो मार्क्सवाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया, समाजवादी एक ऐसा विचारधारा है जो समाज की भलाई की बात करता है, क्या करता है, समाज की भलाई की बात करता है। देखिए सबके बारे में डिटेल सब बताएंगे, अभी मोटा मोटी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो समाजवादी क्या बोलता है कि भारत कैसा बनना चाहता है, समाजवादी बनना चाहता है, कैसा, समाज कि समाज की क्या करेगा, भलाई करेगा, ठीक है।
अगला क्या बोलता है, पंथ निरपेक्ष। अब ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या वो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इंटरलिंक करके दोनों को मतलब बोल सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष, अब पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लेकिन क्या बोले कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि अंग्रेजी में क्या बोला गया है, सेकुलर बोला गया है। अंग्रेजी में क्या बोला गया है, सेकुलर बोला गया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्या बोले, पंथ निरपेक्ष मतलब क्या है कि भारत किसी धर्म को किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा। मतलब ये नहीं कि मैं एक को बढ़ाएगा वो घटाएगा। दूसरी बात क्या है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब ये हो गया कि भारत के नजर में, भारत में जितना भी धर्म है सब क्या है, यहाँ पे समान है। सब क्या है, समान है। और सरकार सबको बढ़ाने का समान रूप से प्रयास करेगी। अब भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। चलिए अगला क्या बोले, फिर क्या बोलता है, लोकतांत्र। अगला क्या है इसका प्रकृति, लोकतंत्र। मतलब क्या है कि यहाँ क्या होगा, लोकतंत्र मतलब लोग क्या करेंगे, अपने शासक को चुनेंगे। तो लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है, लोग, लोग मतलब जनता अपने शासक क्या करेंगे, चुनेंगे। और गणराज्य का मतलब क्या होता है, जो देश का मुखिया होगा चुना हुआ व्यक्ति होगा। क्या होगा, चुना हुआ व्यक्ति होगा। अभी तक भारत का संविधान के प्रस्तावना को जो हम पढ़ रहे हैं, इससे क्या पता चला, एक तो क्या पता चला, शक्ति का सोर्स। क्या पता चला बाबू, शक्ति का सोर्स क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है। तो शक्ति का स्रोत क्या हो गया, भारत के लोग, मतलब भारत की जनता हो गया। अगला क्या है, इसका प्रकृति क्या है। अगला क्या हो, प्रकृति क्या है। अगला क्या पता चला, प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति कैसा बोलता है कि भारत कैसा है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। फिर क्या है, समाजवादी है। फिर क्या है, पंथनिरपेक्ष है। फिर लोकतंत्र है। फिर क्या है, गणतंत्र है। असली आपको जानते हैं, ये आपको पूछतेगा कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि जो समाजवादी शब्द है ये वाला, ये क्या है कि मूल संविधान में नहीं था। समाजवादी शब्द को क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया है। तो समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ कुछ था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और क्या, गणराज। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत के संविधान का प्रकृति क्या था। तो क्या था, पंथ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और क्या हो गया, गणराज्य। ये क्या है इसका प्रकृति। वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रकृति में कितना तरह की प्रकृति की चर्चा है, बोलिए। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच। मतलब कितना तरह की प्रकृति, पांच। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितने तरह के प्रकृति, कितने तरह के न्याय, कितने तरह के स्वतंत्रता, कितने तरह के समता की चर्चा किया गया है। तो कितने तरह के, पांच तरह के। क्लियर है, आगे बोलिए क्या है। फिर बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, उसके समस्त नागरिकों में क्या करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने तरह के न्याय की बात करता है, तीन तरह के। तो मतलब है कि पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितना तरह की न्याय की चर्चा है, तीन तरह की न्याय। कैसा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब क्या था, कि समाज में सब लोग को समान ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे वह किसी धर्म का हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले क्या होता था कि समाज में हमारा जो जाति सिस्टम है, जानते हैं कि क्या होता है, जनरल। क्या होता है, जनरल। एक था जनरल, जैसे पंडित जी की बात करते हैं, है ना। एक क्या हो गया, मुसहर की बात करते हैं, कोई बुरा मत मानिएगा, कोई भी कास्ट रहिएगा तो, ठीक है ना। तो समान तौर पे क्या है कि मुसहर को भाई छुआता नहीं था, या समाज जो निम्न वर्ग था उसके साथ छुआछूत होता था, अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस होता था। तो बाद में संविधान में क्या किया गया, अनुच्छेद 17 के तहत बोला गया कि छुआछूत से अवैध हो गया। अगर कोई छुआछूत या अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। मैंने छुआछूत का मतलब होता था कि समाज के उच्च वर्ग निम्न वर्ग को जो क्या है कि छुआते नहीं थे, प्लस क्या है कि उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं करते थे। समझ में गए ना। कुआं में पानी भरना है तो कुआं में पानी नहीं भरने दिया जाता था। तो समाज में इनको न्याय था नहीं। तो ये अनुच्छेद 17 समाप्त किया गया है। तो सामाजिक न्याय का स्थापना हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात किया। आर्थिक न्याय मतलब होता ना कि सबको पैसा कमाने वगैरह का मौका मिलना चाहिए, सबको क्या है, पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए। ये हो गया आर्थिक न्याय हो गया। और अगला क्या बोले, राजनीतिक। राजनीतिक न्याय मतलब क्या है कि आप भी वोट दीजिएगा, हम भी देंगे, और सबके वोट का मूल्य क्या होगा, एक ही होगा। आप भी अपना कोई दफ्तर में जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, आप भी चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, हम भी खड़ा हो सकते हैं।
चाहे कोई भी जाति धर्म को होगा। यहाँ तक कि भारत के संविधान में अनुच्छेद बाबू क्या है, 326 है ना, 326 है। ये बोलता है क्या कि हमारे यहाँ जो लोकसभा और जो विधानसभा का चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार मतलब हो गया कि जो भी 18 साल से ऊपर का होगा वो सब क्या करेगा, वोट वोट देगा, अपना शासक क्या करेगा, चुनेगा। चाहे किसी जाति, किसी धर्म का, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वही हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि भारत के संविधान में कितने तरह की न्याय की चर्चा किया गया है, 3 तरह। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर आपको धार्मिक न्याय और कानूनी न्याय की चर्चा नहीं किया गया। यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि भारत में हिंदू की जनसंख्या 80% है तो मुस्लिमों पर ही 80% होना चाहिए। इसके लिए कोई मांग नहीं कर सकता। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे यहाँ। सुनिएगा क्या बोले दोस्त, कि हमारे यहाँ क्या, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ही हो गया कि आप किसी भी धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी पंथ को मान सकते हैं। आपको पूजा ऐसे करना ऐसे कीजिए, आपको ऐसे करना ऐसे कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप धार्मिक न्याय की बात नहीं कर सकते हैं। धार्मिक न्याय का मतलब ही होता है, जैसे देखिए, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, तो आरक्षण दिया जाता है ना। तो आरक्षण कहा दिया जाता है ताकि क्या है कि दोनों को बढ़ने का अवसर समान मिले, ठीक ना। तो यहाँ ये नहीं है कि बोल सकता है कि एक धर्म की जनसंख्या 80% है तो हमारे धर्म की जनसंख्या 80% होना चाहिए, इसके लिए मांग नहीं कर सकता। लेकिन ये बोल सकता है कि हमको भी धर्म को प्रैक्टिस करने के ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे क्या है कि लड़की, हिंदू लड़की अगर सिंदूर लगाती है, और मुस्लिम लड़की अगर चाहती है कि हम बुर्का में रहे, तो उसके लिए माना नहीं आप कर सकते, उसके लिए माना आप नहीं कर सकते हैं। समझ में गया ना, क्योंकि धार्मिक आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है। तो मतलब कि यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है, लेकिन क्या बाबू, धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है। धार्मिक न्याय की चर्चा आपको नहीं है। क्लियर हो गया। यहां पर क्या बोले कि आपको न्याय में कितना, न्याय की बात की तो न्याय में कितना है बोलिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय प्लस क्या हो गया आपको, राजनीतिक न्याय। इस तरह का चर्चा आपको किया गया है, ठीक है ना। मैंने समाज में सबको समान तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का वो है, आर्थिक रूप से पैसा उसे कमाने का मौका मिलना चाहिए, और सबको क्या है कि राजनीतिक अधिकार समान होना चाहिए। भाई जो न्याय का आदर्श है, पूछेगा कि जो न्याय का आदर्श है किस देश के संविधान से लिया है, तो रूस के, का वो रूस, पहले रूस, देखिए जो देश वर्तमान में रूस है, वो पहले क्या था, सोवियत संघ। पहले क्या था, सोवियत संघ था। पहले क्या था, सोवियत संघ। इसी को यूएसएसआर। तो हम जानते हैं कि भारत के संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग सोर्स को लिया गया है। भारत के संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग सोर्स को लिया गया है। तो यहाँ पर क्या बोले कि जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना में आप जो न्याय है लिया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, किस देश से लिया गया है, रूस से, सोवियत संघ से, या यूएसएसआर से। जो ऑप्शन रहेगा जो बनाइएगा, ठीक है ना। आप सुनिएगा, पूछेगा प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की चर्चा है, तीन, तीन तरह की न्याय की चर्चा है। पूछेगा प्रस्तावना में कौन कौन न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्या प्रस्तावना में कानूनी न्याय की चर्चा है, प्रस्तावना में क्या धार्मिक न्याय की चर्चा है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है कि नहीं है। अब आते हैं, तो आपको ये वाला न्याय वाला समझ में आ गया। अब आते हैं, तो ये क्या है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता की चर्चा है, कितना बाबू, स्वतंत्रता की चर्चा है। कितना तरह की स्वतंत्रता बाबू, देखिए यहाँ पर एक बोलता है क्या, विचार की आपको स्वतंत्रता है। अगला क्या है, अभिव्यक्ति का। अगला विश्वास का, धर्म का, उपासना का। बोलिए कितना तरह की स्वतंत्रता है, 1 2 3 4 5। तो सुनिए, 5 तरह का प्रकृति भी था, आप 5 तरह के स्वतंत्रता भी था, आज 3 तरह क्या था, आपको न्याय था। तो 5 तरह के स्वतंत्रता में क्या, विचार, अपना विचार, अपना विचार को आप व्यक्त कर सकते हैं, किसी तरह के विचार है आप व्यक्त कर सकते हैं, है ना। अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सरकार कोई कानून लेकर के आया, आप खुश नहीं तो अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये अभिव्यक्ति मतलब क्या है कि अपने आप को व्यक्त करना, ठीक है ना। आप कोई भी विश्वास कर सकते हैं, नहीं कि हम भाई ऐसे ऐसे टीका लगाएंगे, कोई ऐसे टीका लगा सकता है, मतलब ये भी क्या है, आपका किस तरह का विश्वास ही ना है, मतलब किसी तरह का विश्वास आप रख सकते हैं। अगला क्या है कि आपको धर्म के नाम पर स्वतंत्र है, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। और किसी तरह की उपासना कर सकते हैं। उपासना मतलब कि धार्मिक जो क्रियाकलाप में जो उपासना करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको मना नहीं करेगा। आपको सोमार न होता कि कोई मंगलिक क्या बोलता है, कोई सोमार का सहल है तो कोई मंगल सहल है। देखिए सिंपल डिफिनेशन ही बता रहे हैं, सिंपल एग्जांपल बताने का प्रयास कर रहे हैं। उपासना मतलब होता है किसी तरह का पूजा, कोई ऐसे पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई ऐसे पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई ऐसे करके कर सकते हैं, कोई ऐसे से करके कर सकते हैं, जैसे करना ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसे से करके कर सकते हैं, जैसे करना वैसे कर सकते हैं, है ना।
अब समझिएगा, अगर आपको स्वतंत्रता मिला हुआ है तो स्वतंत्रता आपको अनलिमिटेड नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका स्वतंत्रता तभी तक है जब तक कि स्वतंत्रता से दूसरे को दिक्कत ना हो। आपको बोलने का स्वतंत्रता मिला हुआ है, का मतलब क्या है कि मैं कहलाएगा बोलते रहेगा भर दिन बाबू, है ना। चलिए, तो बोलिए, सुनिए दोस्त, अभी तक हमको क्या क्या पता चला। पहला तो चला कि भारतीय संविधान का सोर्स कौन सी है, भारत के लोग हैं। अगला क्या है कि प्रकृति क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और क्या हो गया गणराज्य हो गया। अगला हमें क्या पता चला, न्याय। कितने तरह के न्याय, तीन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने तरह के, पांच तरह के। कौची विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और किसका, उपासना का। देखिए, अब बोलता है समता, क्या वो समता। समानता दो तरह की बात करता है, एक बोलता है प्रतिष्ठा का, एक अवसर का। अवसर मतलब क्या कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि पता चले कि ये वो क्या क्या पूरा पढ़ा दिए, नहीं हो कि पूरा पढ़ा देंगे तो दिक्कत होगा। आपका गांव में एक आदमी अमीर है, सब गरीब है दम, समझिए। एक वो मलाई कोफ्ता खाता है, माने बढ़िया भोजन करता है, अब बाकी सबके नीमको रोटी नहीं मिला है, तो लगता है कि समाज सही रहेगा जी। जेकरा नीमक खाए पड़ रहा है वो क्या करेगा, आक्रमण करके रात को चुरा लेगा, चोरी करेगा ना जी। तो समाज में स्थिरता आएगा, क्या स्थिरता आएगा, और इससे समाज तो खराब ना हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि समाज में बंधुत्व लाना है। बंधुत्व कैसे लाएगा, समानता देंगे तो नहीं। हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो अवसर क्या हो गया, आपको ही समता। आपको दो तरह के समानता की बात करता है, एक अवसर की समानता मिलेगा, और प्लस क्या है कि प्रतिष्ठा क्या मिलेगा आपको, इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा सबको समान रूप से मिलेगा। ठीक ना। अगर मान लेते कि हम टीचर बन गए तो नहीं होता कि को पंडित जी कोई प्रणाम करता है टीचर है तो, ठीक ना। तो कोई हरिजन अगर बन गया है, हरिजन, तो उसको भी प्रणाम करना है, उसको भी समाज में प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। समझ में गए ना। तो यहाँ पर क्या बोला दोस्त, आइए, कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो समता कितने तरह के बाबू, दो तरह के। कौची कौची, प्रतिष्ठा और अवसर। अब आते हैं आगे क्या बोलता है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एक व्यक्ति का गरिमा होता है। गरिमा मतलब क्या होता है, उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो इसका भी हमको ध्यान रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना। देखना खास कर आप देखते होंगे कि जब पति पत्नी में जो शादी ब्याह होता है ना, वहां देखना क्या होता है कि समान तौर पर जो बेरोजगार के यहाँ पति हावी होने का प्रयास करता है, और जिसके यहाँ लड़का नौकरी कर रहा है उसके यहाँ उसका लड़की जो होता है पत्नी हावी होने का प्रयास करती है। भाई कई बार तो इतना हावी होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का धज्जिया उड़ा देता है। समान तौर पर क्या होता है कि लड़का देखते हैं कोई बात लड़की को बोल ही नहीं देता है, चुप, हट, हट, हट। अरे बोलता है ना जी। तो उसका भी एक गरिमा होता है, उस गरिमा का हम ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ ध्यान रखना क्या कि व्यक्ति में क्या है, गरिमा, ठीक है। और क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता अखंडता कब सुनिश्चित होगा, जब आपस में क्या होगा, भाईचारा होगा। अब भाईचारा क्या कैसे आएगा, जब सब कोई को आगे बढ़ने का मौका मिला है। एगो पूरा आगे बढ़ गया, एगो एकदम गरीब एकदम है, भाईचारा आएगा जी। वो तो ताक मेरे कैसे इसको पकड़ के भाई, है ना। मतलब क्या है कि देश में अगर क्या है, एकता अखंडता स्थापित करना है, प्रत्येक व्यक्ति के गरिमा का मुख्य ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि पंडित जी बोले करे हर जनवाजे करे खेल क्यों, ऐसा होता है ना। तो यहाँ उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब राष्ट्र में अगर एकता बना कर रखना है और राष्ट्र को टूटने नहीं देना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपस में क्या हो, भाईचारा हो, बनता हो। क्या आपस में भाईचारा हो और क्या हो, बनता हो। अब सुनिएगा, ये जो शब्द बने अखंडता, क्या बोले, अखंडता, अखंडता। ये शब्द क्या था, शुरू में वो आपका नहीं था। क्या बोले, क्या आपका देखिए, एगो अखंडता शब्द, एगो समाजवादी शब्द, एगो पंथ निरपेक्ष। ये तीनों शब्द शुरू में प्रस्तावना में नहीं था। प्रस्तावना में कितना शब्द अभी जो है इसमें शुरू में नहीं था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द को बाद में जोड़ा गया है। भाई जोड़ा कब गया है आपको, संविधान में 42वें नंबर का संशोधन किया गया। अब वर्ष था 1976, संविधान में संशोधन किया गया, उस संशोधन क्या था, 42वां था। और साल कब था, 1976 था। अब प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक ना। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, अब पार्टी क्या था, कांग्रेस। क्या वो, कांग्रेस। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया है, किया गया है। क्या संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। कब किया गया है, 76 में। कब, केमा नंबर, 42वां नंबर। कितना शब्द जोड़ा गया, तीन शब्द। कौन कौन शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कौन प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी। कौन पार्टी की सरकार था। क्या इसके बाद भी संशोधन किया गया है, नहीं किया गया है।
प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है। कितना बार? एक बार। अभी भी किया जा सकता है, लेकिन किया गया है कितना? एक बार। और प्रस्तावना में जब संशोधन किया जाएगा तो कोई निगेटिव संशोधन नहीं किया जाएगा। मतलब कि इसको मजबूत करने वाला संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है। मजबूत करने वाला संशोधन किया जा सकता है, जिससे देश की एकता अखंडता को मजबूत मिले। कल ही नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है, या मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना? क्योंकि उससे क्या होगा, आपको देश की एकता अखंडता पे क्या करेगा? फर्क पड़ेगा। तो इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है, जबकि आपको सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। तो मतलब क्या क्या अभी तक पता चला? एक तो पता चला कि भारतीय संविधान का शक्ति का सोर्स कौन है? भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? कितने तरह की न्याय की चर्चा है, मतलब उद्देश्य पता हमको क्या चल रहा है। संविधान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है कि बाबू न्याय प्रदान करना, लोगों को न्याय प्रदान करना। फिर इसका उद्देश्य क्या है कि बाबू स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता देना। फिर क्या उद्देश्य है बाबू? इसके देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना। फिर क्या? सब लोग को समानता प्रोवाइड करना। फिर क्या इसका उद्देश्य है कि सबके बीच बंधुता बढ़ाना। तो मतलब कि शक्ति का सोर्स भारत की जनता हो गया। प्रकृति आपको बताइए दिए। और उद्देश्य सब क्या है? न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, सबके बीच समानता लाना, बंधुता लाना, एकता अखंडता को बचाना। एक क्या है इसका उद्देश्य पता चला। तो तीन चीज पता चल गया। अगला क्या पता चलता है? लिखा हुआ है कि हम संकल्प और क्या करते हैं? 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? अपनाते हैं। भारत के संविधान को पहला बार भारत के संविधान को पहला बार 26 नवंबर 26 नवंबर 1949, भारत के संविधान को पहला बार 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो अंगीकृत कब किया गया? अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर को। और लागू कब किया गया? समझ में गए ना? तो मतलब अगला हमें क्या पता चला क्या? कि भारतीय संविधान के लागू होने का तिथि। तो मतलब कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे वो क्या क्या पता चला? पहला तो क्या पता चला? भारतीय संविधान का सोर्स क्या? वो शक्ति का सोर्स क्या? वो शक्ति का सोर्स। प्रस्तावना से क्या पता चला? शक्ति का सोर्स, स्रोत पता चला। फिर क्या चला? इसका प्रकृति क्या? वो इसका पता चला, प्रकृति पता चला। और फिर क्या पता चला? उद्देश्य क्या? वो उद्देश्य, उद्देश्य। तो उद्देश्य में क्या पता चला? न्याय क्या? वो न्याय, कि सब लोगों के बीच क्या करना चाहता है? न्याय। सबको क्या प्रदान करना चाहता है? न्याय। फिर क्या? कि सबको स्वतंत्रता बाबू देना चाहता है। क्या? वो स्वतंत्रता देना चाहता है। फिर क्या चला? कि समानता, कि लोगों के बीच क्या? समानता बढ़ाना चाहता है, ठीक ना? और फिर क्या बोला? कि एकता क्या? एकता। और क्या? अखंडता। और क्या करना? अखंडता। मतलब बोल सकते हैं देश के अंदर एकता पैदा करना चाहता है, अखंडता पैदा करना चाहता है, ताकि देश टूटे ना। और उसके लिए क्या लोग भरना चाहता है? भाईचारा की भाव। क्या? वो भाईचारा। भाईचारा को नहीं बोलते कुछ, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। मतलब क्या बोले कि हमको एक पता चला शक्ति का सोर्स, भारतीय संविधान के शक्ति का सोर्स कौन है? भारत की जनता। भारत की जनता अर्थात भारत के लोग, भारत के लोग। अगला क्या? इसका प्रकृति पता चला। प्रकृति क्या है? कि पहला क्या था? संप्रभु। क्या था? संप्रभु मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब वही हो गया है ना। फिर क्या बोला आपको? समाजवादी। क्या हो गया? समाजवादी हो गया। फिर क्या हो गया? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष होता है। अब फिर क्या बोले? लोकतंत्र। लोकतंत्र। फिर क्या हो गया? गणतंत्र। गणतंत्र। इसको इसी क्रम में याद करना है। तो देखिए याद किसे करना है? पहले संप्रभु हो जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? समाज की भलाई करेंगे। समाज की भलाई करेंगे। फिर क्या आ जाएगा? कि सब धर्म को समान मानेंगे, ठीक है ना? और फिर लोकतंत्र, लास्ट में क्या आ जाएगा? गणतंत्र। लोकतंत्र गणतंत्र हो जाए। और यहाँ पर न्याय कितने तरह के? तीन तरह के। कौची कौची? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और क्या वो? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय हो गया। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने तरह के? पांच तरह के। कितना तरह के? पांच। तो स्वतंत्रता पहले क्या हो? विचार का। किसका? विचार का। अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति का। धर्म का। विश्वास का। उपासना का। किसका? उपासना का। इस सब शब्द को याद करना पड़ेगा।
कि स्वतंत्रता किसका? विचार का, अभिव्यक्ति का, धर्म का, विश्वास का, उपासना का, ये सब क्या आपको स्वतंत्रता है, ठीक ना। और समता कितना तरह का? दो तरह का। समता कितना तरह के? दो तरह का। एक बाबू अवसर का, और एक क्या बाबू? प्रतिष्ठा का। किसका? प्रतिष्ठा का। और साथ में क्या है कि सबके बीच क्या है? बंधुत्व लाना चाहता है, ताकि देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिल सके, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चला? मतलब कि जो प्रियम्बल पढ़ा, अच्छा अंग्रेजी भी बताना पड़ेगा बाबू, अंग्रेजी भी एक शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, देखिए। सोवरेन मतलब क्या होता है? संप्रभु। क्या होता है? संप्रभु। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? समाजवादी होता है। और सेकुलर मतलब क्या होता है? पथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष होता है। और डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक होता है। और रिपब्लिक मतलब होता है गणतांत्रिक होता है। और यहाँ जस्टिस मतलब होता है न्याय। कितने तरह के? सामाजिक, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। किसका? आउट का, विचार का, एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का, बिलीफ का, विश्वास का, खेत का अच्छा एक मिनट रुकिए। उपासना क्या हो गया? उपासना हो गया। मतलब देखो, आउट मतलब क्या हो गया? विचार हो गया, एक अभिव्यक्ति हो गया, और ये क्या हो गया? बिलीफ मतलब विश्वास का हो गया, ठीक है ना। और फिर क्या हो गया? फेथ मतलब क्या है? वही रिलीजन हो गया, क्या हो गया? कोई भी धर्म मान सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? फेथ का। और फिर क्या हो गया? उपासना मतलब वर्शिप का। इसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। इक्विलिटी कितना? एक तो स्टेटस, एक क्या? अपॉर्चुनिटी। मतलब प्रतिष्ठा का भी, प्लस क्या हो गया आपको? अवसर का भी। और फिर क्या है कि सब में है भाईचारा बढ़ाना। क्या करना है? भाईचारा बढ़ाना। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? आपको भाईचारा क्या होता है? बंधुता होता है, ठीक है ना, वही हो गया बाबू। यूनिटी मतलब एकता हो गया। इंटीग्रिटी मतलब क्या हो गया? यूनिटी मतलब एकता हो गया। और इंटीग्रिटी मतलब क्या हो गया? अखंडता। क्या हो गया? अखंडता हो गया। तो ये सब आपको याद करना था बस। समझ में गया? चलिए अब यहाँ पर आपको क्या समझना है? इस सब देखने से क्या पता चला कि जो भारत के संविधान के लोग, भारत के जो संविधान सभा, देखिए संविधान सभा क्या था कि कई लोग मिल करके संविधान का निर्माण कर रहे थे। तो जो लेख है उनका नहीं लग रहा कि हाँ विचार दिमाग सब यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब उनका सोचने का जो दिमाग है, जो आदर्श है, कैसा भारत बनाना चाहते थे, माने संविधान निर्माताओं द्वारा कैसा भारत का निर्माण करना उनका उद्देश्य था, ये कहाँ पता चल रहा है? प्रस्तावना से पता चल रहा है कि वो लोग कैसा भारत बनाना चाहते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के निर्माताओं का जो दिमाग है, या जो विचार है, या जो उनका आदर्श था, कहाँ प्रतिबिंबित होता है? प्रस्तावना का, वो प्रस्तावना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? आप समझिए, अलग अलग विद्वान का प्रस्तावना के बारे में अलग अलग क्या है? विचार है। अलग अलग विद्वान का अलग अलग विचार है, ठीक ना। तो विचार आपको रटना पड़ेगा, विचार के रटना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं कि प्रस्तावना जो है, शुरुआत में कहते हैं संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का व्याख्या करने का अधिकार, संविधान का व्याख्या व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? करने का अंतिम अधिकार, अंतिम अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट को है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को है। मैंने देखिए, होता है क्या ना कि संविधान में बहुत चीज लिखा गया है। अब क्या समय समय पे क्या है कि उसको स्टडी किया जाता है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब देखिए, मान लेते कि सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ निर्णय दे दिया, कल अगर उसको लेकर नहीं इसमें गड़बड़ी है, तो कुछ और निर्णय पलट सकता है। समझ में गए ना? मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि अपना निर्णय को बार बार बदल भी सकता है, ठीक ना। मतलब कि व्याख्या अलग हो गया तो बदल देगा, सिंपल सी बात है। तो अब बात आता है कि पहला पे देखिए, ये जो पेज है ना, ये बाद में जोड़ा गया था। क्या बाद में जोड़ा गया था? तो किसका कैसे हुआ समझिए। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा संविधान बन के पूरा तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया, और तब प्रस्तावना को जोड़ा गया। तब बात उठा कि सब प्रस्तावना जो है इस संविधान का भाग है कि नहीं है। माने प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं। तो शुरू में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में बोला गया कि प्रस्तावना भाग है। फिर बाद में भी बोल दिया गया कि प्रस्तावना भाग नहीं है। जैसे कैसे बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इसको अलग किया ही नहीं जा सकता। मतलब शुरू में क्या बोला गया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बाद के समय बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर बाद से बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, बल्कि इंटीग्रल पार्ट है। समझ में रहा ना? ठीक, कब कब कहा गया वो हम थोड़ा देर में क्या करेंगे, आपको बताएंगे। कोई दिक्कत? ये समझ में रहा? अब समझिए क्या कि प्रस्तावना के बारे में कुछ और जान लीजिए। कि देखिए, अगर पूछेगा कि प्रस्तावना, प्रस्तावना को क्या क्या बोले? प्रस्तावना,
इसको बोले प्रियम्बल। क्या बोले हैं? प्रियम्बल बोले हैं। अब प्रस्तावना को प्रियम्बल बोले हैं। और देखिए क्या है कि प्रस्तावना पूछे कौन देश के संविधान से लिया है? अमेरिका से। पूछेगा कि कौन देश से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को हमने अपनाया है। अब पूछेगा कि प्रस्तावना का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो दो क्वेश्चन। पहला क्या हो गया कि प्रस्तावना कहां से लिया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन एक और चीज समझिएगा, अब पूछता है कि देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव, क्या वो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव था, यही बाद में क्या बना है? आपको प्रस्तावना बना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा प्रस्तावना का रूप लिया है? उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव एक कौन लेके आया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? कि जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलूं? जवाहरलाल नेहरू। सब बतले हैं बाबू, दोबारा बोल रहे ताकि रिवीजन हो जाए। सुनिए, उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। ये कब लाया गया? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। आज इसको पारित होने में क्या हुआ? कुछ समय लग गया। पारित हुआ 22 जनवरी 1900। मतलब ये हो गया, सुनिए, कि उद्देश्य प्रस्ताव ही संशोधित होकर क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया। और फिर क्या बोले कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था संविधान सभा के समक्ष? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो यही उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ संशोधन कर दिया गया और उसी को बाद में क्या किया? जोड़ दिया गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे आते हैं। अब समझते हैं कि जो प्रस्तावना है, क्या बोले, जो प्रस्तावना है, इस संविधान का भाग है कि नहीं, इसको पर चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं संविधान, पहला पहला बात करते हैं प्रस्तावना है। प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना को संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ये पेज है, ये समझिए, ये आपको लिखा है ना, हम भारत के लोग। ये समझिए क्या है कि बाद में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ये वाला बाद में जोड़ा गया है। अब यहाँ पर समझना क्या है, सुनिएगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं? तो सही क्या हुआ, एक केस गया, इसका केस का नाम था बेरुवाड़ी। क्या वो? बेरुवाड़ी केस। ये केस का मतलब क्या समझे क्या है? आपने कन्हैया कुमार का नाम सुना है? उनको ऊपर देशद्रोह का केस हुआ, देशद्रोह का केस हुआ। और केस के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दिया, जो भी निर्णय देगा उसको बोलेंगे कि इस केस के तहत निर्णय आया है। जैसे मान लीजिए कि कन्हैया कुमार के बाद केस हुआ, तो उसके बाद कोई निर्णय आया होगा, तो बोलेंगे इस केस में निर्णय दिया गया। ऐसे क्या हुआ कि बेरुवाड़ी केस था। क्या बेरुवाड़ी केस था? ठीक ना। इस साल कब? तो 1960 के आसपास। यहाँ चार पांच को आपको याद, देखिए पहले सब क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन आजकल क्वेश्चन आ रहा है, तो हम चार पांच को बोलेंगे, आपको याद करना, एक बार में याद हो चाहे नहीं, आपको सुनने का प्रयास करना है। खागिएगा कुछ होने वाला नहीं बाबू। ये सब पढ़ना, अगर बनना है दरोगा, ये सब करना ही पड़ेगा, और नहीं बनना है तो फिर घूमते रहिए मार्केट में। आप लोग को अगर लगता है कि सब एक ही बार में समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर अभी सोचते हैं कि जितना सर बताएंगे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। कुछ ऐसा होगा कि कंफ्यूजन होगा, नहीं आएगा, फिर दोबारा पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ एक तो दिखते नहीं हो रहा है, तो समझिए कि हम पढ़ाई नहीं रहे आपको। बात है क्लियर? समझ में रहा ना? आइए यहाँ पर बेरूबाड़ी केस गया 1960 में। यहाँ पर बोला क्या गया कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना संविधान लिखने वाले लोग का सही में क्या है? दिमाग है, कुंजी है। ये तो स्वीकार किया गया, लेकिन बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। समझिए, ये संविधान बनने के बाद ये पेज है ना, ये बाद में इसे जोड़ा गया है, ऐसे जोड़ा गया है, ठीक ना। तो जब के कोर्ट में केस गया, ठीक ना, तो वहां पर बोला गया कि जो प्रस्तावना ही है, वो बोला कि जो संविधान का निर्माण करने वाले जो लोग थे, उनका विचार प्रतिबिंबित होता है, ठीक ना, उनके विचार का एक पूंजी है, लेकिन यह इसका भाग नहीं है। जब भाग नहीं है तो संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान में उसी भाग का संशोधन किया जा सकता है जो संविधान का क्या है, वो पाठ है। तो पाठ है ये नहीं है, तो संशोधन नहीं किया जा सकता। पहला यहां पर क्या हो गया, रुकिए, सुनिए क्या बोले। बेरुवाड़ी केस में क्या आया कि आपका प्रस्तावना क्या है? भाग नहीं है। क्या वो भाग नहीं है? किसका भाग नहीं है? इस संविधान का भाग नहीं है। पूरा लिखने पर यह काम चलेगा? चलेगा ना। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये हो गया, ठीक है। अब अब क्या हो गया? दूसरा आया, क्या वो गोलकनाथ। क्या हो गया? गोलकनाथ, 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 गोलकनाथ केस। ये आपका 1967 में। यहां तक मान लिया गया कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। क्या वो? संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। अगर आत्मा मरने बोलता है कि आत्मा नहीं मरना, बोलता नौकरी करना, घूस लेना,
इन्हें की नौकरी करे घूस लेवे लगा, अपना आत्मा मार देना, इस बोलता है ना, आत्मा मत मारना। तो यहाँ तो मान लिया कि क्या है, संविधान का क्या है, आत्मा है, लेकिन फिर भी क्या है, संविधान का भी भाग नहीं माना गया, अभी भाग नहीं माना गया। फिर अगला केस हुआ क्या बाबू, इसका नाम है केशवानंद भारती केस। क्या वो, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। आई साल था 1973, 1973। तो पहले जब समझिए क्या, इस केस को समझने के लिए क्या है कि आपको समझना क्या है, केशवानंद भारती केस बेसिकली क्या कहता क्या है। केशवानंद भारती के जानते हैं, इंडिया के बाबू बोल सकते हैं हिस्ट्री में बहुत ही लैंडमार्क घटना है। इसने क्या किया कि नया कंसेप्ट लेकर के आया, क्या वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, क्या वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर का, इसको बोलते हैं मूल ढांचा। क्या बोलते हैं, मूल ढांचा का सिद्धांत, मूल ढांचा का सिद्धांत लेकर के आया। तो ये मूल ढांचा क्या होता है समझिए, प्रत्येक चीज का एक मूल होता है, समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई लड़की है, लड़की क्या है, शादी वगैरह होने वाला है, तो लड़की को सुंदर करने वाला चीज क्या करते हैं, उसको बढ़िया से बनाते हैं। उसको क्या किया, आईब्रो बनवा दिए, पतला पतला बनवा दिए, है ना, और सन का ग्लो करने वाला लगवा दिया, नहीं होता है, चमकता है वो सब, हाँ जो भी है, फाउंडेशन वगैरह जो भी होता है वो लगवा दिया। आप लोग जानते हैं, हम थोड़ी जानते हैं, ये सब करवा दिया। और प्लस क्या है कि बलवा को ऐसे करके ऐसे निकलवा दिया, होता है ना जी, तो कितना लड़की बढ़िया लगेगा, है ना। लेकिन अब क्या बोलते हैं कि लड़कियां के बलवा छील दो, क्या करो, बलवा छील दो। अब बोलिए छिला जा सकता है जी, तो काम करवा जाएगा ना। लड़की के बाल से तो लड़की रहेगा कुछ जी, अब लड़की लिपस्टिक खत्म कर देगा तो लड़की लड़की कुछ ही, मतलब ये सब लड़के क्या बेसिक जो श्रृंगार, लड़के क्या है बेसिक आभूषण है, वो तो रहना ही चाहिए। ये एक तो सिंपल एग्जाम्पल बताएं, एक और एग्जाम्पल समझे। ये बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं कि हम किराए पर लिए हुए हैं। आप समझिए क्या है कि एकरा में हम समझिए एसी लगवा दिए हैं, पंखा लगवा दिए हैं, पेंट उंट करवा दिए हैं, पूरा एकदम बढ़िया से, बाहर वाले हैं, मकान में लगे बोले कि सराप आदमी है, मकान में लगाएंगे तो क्या देखेंगे, बोले सराप आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, उन्हें बड़ाई करेंगे कि बहुत बढ़िया मास्टर है, एकदम चकाचक व्यवस्था रख लेता है। लेकिन एक दिन को काम मैसेज मिलता है कि सर जी 5 गो मुंह नोचवा मशीन मंगेले हैं। कितना, 5 गो मुंह नोचवा मशीन, 4 गो मुंह नोचवा मशीन कोना पर लगल है, लड़वा कवर रहा है ना, एक गो आगे से कवर रहा है। सब कर देंगे बाबू, नहीं, मतलब ये है कि जो इसका पिलर है वो क्या है, बेसिक चीज है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको मजबूत करने वाला चीज किया जा सकता है, बिल्डिंग को मजबूत बनाने वाला चीज किया जा सकता है, इसको अच्छा लगने वाला चीज किया जा सकता है, लेकिन इसका वो क्या पिलर नहीं चेंज किया जा सकता। तो जितना संविधान में बढ़िया बढ़िया चीज दिखाई देता है ना, ये सब संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। पहला क्या क्वेश्चन है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या मूल ढांचा का सिद्धांत है, ये कौन केस आया है, केशवानंद, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस आया है। ये कब, 1973 में। अब सुनिएगा, अभी 2023 चल रहा था, 50 साल हुआ था, 51वां साल चल रहा है, तो नहीं लगता क्वेश्चन आएगा जी, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात होता है क्या मूल संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा था, नहीं, मूल संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा बाबू नहीं था। ये केशवानंद भारती किस्सा है। आई बाबू क्या है, बिहार सचिवालय सहायक 2016 में जब मेंस हुआ था, इस क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग दिए थे, उसमें ये क्वेश्चन मिला था, ठीक ना। अब आते हैं कि संविधान का बेसिक अक्षर मूल संविधान में नहीं है, तो संविधान का बेसिक अक्षर क्या होगा क्या नहीं होगा, एक कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट। इस सर्वोच्च न्यायालय इस समय समय बताता है कि कौन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होगा और कौन आपका नहीं होगा। जैसे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया था कि बढ़िया से काम कर सके, ये बेसिक का पार्ट है, ठीक ना। तो इसी तरह से यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो जितना शब्द यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर जितना शब्द लिखा गया है, ये सब क्या है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो सिंपल भाषा में बोल देंगे कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना है इस संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत है। तो मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, क्या प्रस्तावना संविधान के कोने चल गया हो, क्या प्रस्तावना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब अगला क्या है, तो इसको ये तो माना गया कि बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, प्लस ये भी माना गया कि संविधान का क्या है, एक भाग है। देखिए यहां तक अभी केस में क्या था कि संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको मान लिया गया। तो यहाँ पर क्या माना गया कि प्रस्तावना जो है संविधान में क्या है, भाग है। यहाँ पर क्या माना गया, भाग है, भागे नहीं है, बल्कि ये बेसिक क्या बोले, बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, काम में करवा देगा, अगर बिल्डिंग का हम पिलरे बदल देंगे तो बिल्डिंग रहा कहाँ से, ये तो अपना पहचाने खो देगा। तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय में ही बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और संविधान का भाग भी है। अगर संविधान के प्रस्तावना में कुछ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं,
तो संविधान का जो मूल प्रकृति है वही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वही क्या है, बदल जाएगा। ये समझ में आ गया, ये बोल दिया। तो मतलब कि केशवानंद भारती कैसे क्या बोला कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कोई दिक्कत है ना, संविधान का भाग भी है। फिर एक और केस आया, इसका नाम है क्या, एस आर बॉम्बे केस। क्या नाम है वो, एस आर बॉम्बे केस। एस आर हम सिंपल लिखते हैं बॉम्बे केस, क्या बोलते हैं बाबू, बॉम्बे केस, बॉम्बे केस। ये आपको बाबू 1994 के आसपास आया था। इसमें भी माना कि हाँ संविधान का क्या भाग है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों सेम चीज है, ये खाली पुष्टि कर दिया है, ठीक ना। ये क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जो पंथ निरपेक्षता है, क्या वो पंथ निरपेक्षता है, इस संविधान का है मूल प्रकृति। क्या मूल प्रकृति है। जैसे बहुत लोगों का नाम था कि संविधान में शुरू में तो बेसिक का था नहीं, क्या बोलता, संविधान में शुरू में पंथ निरपेक्ष तो था नहीं, मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं था, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। तो यहाँ बोला गया कि भले नहीं लिखा गया था, लेकिन बेसिकली क्या है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे उनका आदर्श सही था, तब तो दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया है। मतलब क्या कि समाज क्या सभी धर्म को समान मान रहा है। तो मतलब देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता तो हमारा संविधान में था ही, लेकिन खाली प्रस्तावना में शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया गया कि आपका प्रस्तावना संविधान का भाग है, और साथ ही क्या है कि इसका मूल प्रकृति क्या है, पंथ निरपेक्षता है। कोई दिक्कत, यहां तक किस हो गया। अब आते हैं बाबू पचमा, जो आपको याद करना है। ये LIC कैसे गया 1995 के आसपास में। इसमें बोला गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का क्या है, इंटीग्रल पार्ट। क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल की हिंदी क्या होगा, अभिनंग। वेरी गुड, अभिनंग है। ये क्या है, अभिनंग है। इसको मतलब कि संविधान से अलग नहीं किया जा सकता है। ये भले क्या है, ये बाद में जोड़ा गया है। देखिए इन सब लेकिन कहते हैं ना कि क्या ये सब नौकरी निकालेगा जी, कि मतलब कि जखनी से पढ़ा रहे हैं, जखनी से अब कितना इग्नोर किया, जखनी से पढ़ा, जखनी से कमेंटबाजी में लगल है। 200 300 500 बोला 10 कर देते हैं, नौकरी हो जाएगा। गजब हाल है यार। जे पढ़ाते हैं जेकरा पर आप लोग को ध्यान रहबे नहीं करता, खिसिया जाता है, बोलते खिसिया ही जाता है। यार आप लोग मास्टर को पढ़ाने कहाँ देते हो, आगे तो खाली क्या हम आप लोग को बोले, आप लोग मास्टर को पढ़ा दोगे तो ना जी, मास्टर को पढ़ाने नहीं देता है। जखनी से क्लास चालू की है, 3 4 को लेकर है, लगातार कमेंट कर ले, कोई करेंट अफेयर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। भाई हम अकेले ही तो अकेले ना पढ़ाएंगे, एक से पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। आपको हम बोले कि दरोगा एग्जाम के पहले तो कोर्स खत्म करेंगे, तो हमारे ऊपर छोड़िए ना। अब 2 घंटा ज्यादा क्लास चलेगा तो तुरंत तो भाई ये जाता है। तो हम आदमी है ना, है कि हम जानवर हैं। गजब हाल है। खिसियाते तो तुरंत बोल लेते हैं, सब तुरंत खिसिया जाता है। देखिए जब हम क्लास तो शुरू कर देते हैं ना, तो आप हम जैसे फ्लो में चलते हैं ना, उसी आप फ्लो में चलिए, तभी कुछ होगा। तो बोलिए ना क्लास और देखना है, ऐसा करते हैं हम पहले वाला जो वीडियो पढ़ावल है वो डाल देते हैं, आप देखते रहिए, जब आपको मने है तो हम डाल देते हैं, देखते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कीजिएगा तो बढ़िया ही है, बाद में दोबारा पढ़ा देंगे। अगर बोलिएगा आप लोग तो पहले जो लेसन पढ़ाइया तो सबसे में न रहता है जी। यहाँ केशवानंद भारती बताएंगे तो हम गंगानंद भारती बताएंगे, फिर केशवानंद भारती बताएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि हम कर देंगे, समझे ना। अभी बेसिकली देखिए क्या होता है, अभी नया नया सब एडमिशन लिए हैं, तो बहुत बच्चा क्या है कि लगातार लंबा समय तक नहीं पढ़ सकता है। तो इसीलिए क्या है कि धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं, फिर 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाएंगे जितना मन बुझाएगा। और जब यहाँ पढ़ाते तो यहाँ ध्यान देवे नहीं करते हैं। जब हिस्ट्री पढ़ाते तब बायोलॉजी में लगे रहते हैं, या बायोलॉजी पढ़ाते तब केमिस्ट्री में लगे रहते हैं। कैसे होगा तो कैसे होगा बताइए आप लोग। लय तो आप लोग तोड़ देते हो यार। लय हमको भी बनाना दो, लय आप भी बनाओ, तब ना मजा आएगा। जानते हो वही ना कहते हैं कि आज के समय जानते हैं जितना लेकिन के बेवकूफ बना के रखिए वही बढ़िया है। इसलिए क्या है कि टीचर सब बेवकूफ बना के लेकिन के रखता है। जो भी बताते हैं, जो भी बढ़िया टीचर है, किसी को उठा लो, जो बढ़िया टीचर है ना उसको कोई देखते नहीं करता है। केकड़ा देखता है, बस खाली बात बना रहा है उसको देखता है, ठीक ना। मजा तो आ जाएगा लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा, ये क्लियर एकदम रही है। सब यूट्यूब पर देखिए, जो भी बढ़िया पढ़ाता है ना, जो भी बढ़िया पढ़ाता है, इसलिए यूट्यूब पर पढ़ावे नहीं करता है, क्योंकि बढ़िया चीज यूट्यूब पर लोग देखता ही नहीं है। अब तक मेरे दिमाग यहाँ होगा कि ये कुछ कुछ है बोल रहे हैं, देखिए छोड़ा हो बॉडी ना है कि है, कुछ कुछ बोलना शुरू कर देगा। अरे भाई इसमें एफर्ट लगाओ यार, बिना एफर्ट के नहीं होता। हम भी पढ़ा रहे हैं तो हम भी इसमें एफर्ट लगाए हैं। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, समझ में ना। ये बनाने के पहले क्या है बाबू कि पूरा जितना क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, हम बता रहे हैं कि हम लगता है 3 बजे के आसपास सोए हैं, इसीलिए ये नहीं बन पाया है, सवेरे फिर बनाने पड़ा है। इतना मेहनत करते हैं, अपना नौकरी लेने के लिए मेहनत नहीं किए हैं। नौकरी तो लगभग नहीं किया कि मेहनत लग होता है जी, इसीलिए नौकरी तो छोड़ दिए तुरंत ही। अगर लगता है कि बड़ी मेहनत लग के नौकरी होता है, ग्रुप D में नौकरी होता है, बहुत एकदम पूरा हेने हेने उड़ जाता, तो नौकरी छोड़ते जी। वही बता रहे हैं कि जानते हैं पढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं किए हैं,
लेकिन आप लोग को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप मेहनत करते हो, उसके बाद क्या आप दतनीपोरी करते हो, तभी गुस्सा भी करेगा। ऐसे एगो पीवाई क्यूज में कल एगो लड़का भेट गया था, ऐसे नहीं लड़का था, ओहो, होगा तो सीधे बाहर निकाल दिए। तो जे टेम में ज्यादा करेगा सीधे बाहर निकाल देंगे, ब्लॉक कर देंगे एकदम लाइफ टाइम के लिए। हमको यहाँ पढ़े वाले लेकिन चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आप दो चार को भले नया बच्चा होंगे, हमारे साथ जितना बच्चा जुड़ा है, अगर 100 को बच्चा हमसे जुड़ रहा है बाबू ना, 100 को जुड़ रहा है, देखा में 70 बच्चा क्या है, चाहे तो कहीं जॉब कर रहा है छोटा मोटा, और चाहे तो क्या है कि बाबू मैच्योर है, एक दो बार मेरिट में फेल कैले है, या आपको तैयारी ठीक ठाक हो, बच्चा जुड़ल है। समझ में रहा ना? आप लोग क्या है कि नया ऐसा खाली ऊपर ऊपर सोचते हैं कि पढ़ा के निकल जाए। ये बता देते कि ऐसे बताते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग शुरू में नहीं था, अब है, कितना बढ़िया याद हो गया था, लेकिन उनका से काम चल जाएगा। हाल सेटिस्फेक्शन आपको हो जाए कि हमारी तैयारी हो गया, लेकिन आपसे एग्जाम निकलने वाला बाबू नहीं है, ठीक ना? तो इसलिए कहते हैं जैसे कीजिए। अभी आप लोग क्या है कि भ्रूण से निकले हो, नहीं होता है कि बच्चा भ्रूण बनता है और कहता है कि तुम ऐसे करो, वही बात हो गया। आप अभी शुरू कर रहे हो बाबू, हम सब करके बैठल हैं। ये मुहाना को ऐसा भले लगता है लड़का है, लड़का नहीं है, बहुत अनुभवी आदमी है। आइए यहाँ। आइए। 5 के याद करना है बाबू, सुनिए। चलिए आप आइए। और बातों के लेकिन सीरियस नहीं लेता। अब कहते कहते हाँ जाते हैं ना तो सीरियस नहीं लेता। देखो, जीवन में इतना बाबू कष्ट किए हैं ना कि अब लगता है मतलब कष्टों पर अब हंसी आता है, समझ रहे ना? जो आदमी जितना खुश रहता है उतना ही वो क्या कष्ट झेले आदमी है। हम इतना कष्ट झेले हुए हैं बाबू ना, जब हर एक बात में क्या आता है हमको हंसी भर जाता है, ठीक है ना? आइए। अब आइए, प्रस्तावना में क्या बोलेगा, बेरुवाड़ी केस में क्या बोला गया कि हाँ कि लिखे तो है बड़ा बढ़िया चीज, माने जो संविधान लिखे हैं उनका दिमाग तो यहाँ आत्मा सब झलक रहा है, मतलब इसका क्या उनका विचार झलक रहा है, सब है, पूंजी है, पूंजी है, सब चीज है, लेकिन भाग नहीं है। यहाँ पर बोला कि आत्मा लग रहा है, ठीक लग रहा है कि आत्मा है, लेकिन अभी भाग नहीं है। केशवानंद भारती में क्या बोला कि भाग है। अब भाग है तो संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन नकारात्मक नहीं किया जा सकता है। भाग है, संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन नकारात्मक नहीं, मजबूत करने वाला किया जा सकता है। पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था, मतलब पंथ निरपेक्ष नहीं था, बाद में ऐड कर दिया गया। नहीं, 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया, तो ये और मजबूत हो गया ना संविधान जी। तो ऐसा जोड़ा जा सकता है, लेकिन एकरा में नहीं जोड़ा जा सकता है कि पूरा मुस्लिम भारत से बाहर निकलो, पूरा सिख भारत से बाहर निकलो, खालिस्तानी ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं किया जा सकता। आगे चलिएगा। और केशवानंद भारती कैसे आया है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा का सिद्धांत आया। क्लियर है? तो प्रस्तावना जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है? है। आगे चलिएगा। बॉम्बई केस में क्या बोला कि देखिए, मतलब एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, किस केस से आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, वहां पर ये आपका बॉम्बे केस नहीं था, ये था तो आंसर ही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर केशवानंद भारती केस नहीं था, वहां पर ये वाला था, बॉम्बे केस। किस केस के तहत आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, वहां पर केशवानंद भारती केस नहीं है, ये है तो कौन आंसर हो जाएगा? इसी को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस केस के तहत आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल प्रकृति है, बॉम्बई केस से आया। फिर पूछेगा किस केस से आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, बल्कि क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, तो कौन आया? LIC केस से। किस आया? LIC केस है। यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू, दिक्कत है ना है? अब दिक्कत नहीं, तनी और आ जाइए। अब ये, अब अलग अलग विद्वान कुछ अलग अलग बात कहें तो तनी ओकरो देख लिया जाए। कौन विद्वान प्रस्तावना के बारे में क्या बोलते हैं, नहीं होता है। शादी ब्याह होता है, लाइक क्या होता है कि लड़का लड़की होता है, जयमाला आजकल नहीं होता है, आजकल तो जयमाला होता है। पहले क्या होता कि भाई भोर में सिंदूर दान होता था, हिंदू धर्म की बात बता रहे हैं, तो वहां पर क्या था कि जो जाता था देखने कैसन लड़का है कैसन लड़की है। अब पहले तो, अब तो क्या है कि बस वो ये देख लिया, तो फिर जज नहीं करता है, बोलता है कि लड़का तो ठीक है, बल्कि देखा हूँ, कुछ कुछ बोलता है ना कि लड़की ठीक, लेकिन बड़ा उदास है का, कहीं और का कुछ बात है। नहीं बोलता है ना जी। तो अलग अलग विद्वान के अलग अलग विचार है। ऐसी प्रस्तावना के बारे में क्या है, अलग ये उड़ जा रहा तो रहो बाबू। प्रस्तावना के बारे में क्या है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग क्या है विचार है। पहले आते हैं क्या, एक है एन पालकी वाला, क्या नाम है? एन पालकी वाला, एन पालकी वाला। ये बोलते हैं क्या,
ये क्या है? परिचय पत्र है। ये क्या बोलते हैं कि प्रस्तावना है। प्रस्तावना कौन है? ई वाला है, ई पेजवा। ये प्रस्तावने वाला पेज है, आप लोग देख लीजिए, देख रहे हैं ना? ये प्रस्तावने वाला पेज है, तो यही बार बार लियो ना। फिर क्या हो गया कि एन पाल निकलता है, प्रस्तावना क्या है? परिचय पत्र है। भुलाइएगा तो बता दे कैसे। पालकी मतलब डोली होता है जी। पालकी मतलब क्या होता है? डोली होता है। तब गांव में क्या हो गया कि पहले शादी ब्याह तो डोली से जाता था जी, डोली से जाता था। तो डोली आ गया, डोली जेकर घर में गया तो बोलते हैं ना कि होकरा है, क्या आया होकरा, औरत अली है, चाहे होकर ई अली है, ऐसे बोलते हैं ना, होकरा ई आया है। तो ये परिचय करवा रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं? परिचय करके देखो, फलानिया के सदिया फलानवा के शादी हो रही तो देखो उसका बीबी आई है, डोली से आई है, परिचय करवा दिया। तो मतलब क्या हो गया? पालकी वाला क्या बोलते हैं? ये परिचय पत्र है। वो क्या है? ठाकुरदास भार्गव, क्या है बाबू? ठाकुरदास भार्गव जी हैं। क्वेश्चन है ठाकुर दास भार्गव जी। ये बड़ी मनी बात बोलते हैं कि बोलते हैं आत्मा है, आभूषण है, क्या वो आभूषण है, सब चीज है। मतलब कि ठाकुरदास भार्गव जी क्या बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान का आभूषण है। संविधान की आत्मा है, संविधान क्या है? आभूषण है। तो यहाँ आत्मा, सुनिए, प्रस्तावना अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा या हृदय, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोलने में गड़वाएंगे तो मैं देखिए कि अंग्रेजिया नहीं बोले, तो मत फेर में रहना, समझने के फेर में खाली रहना, ठीक ना? संविधान की क्या बोले? आत्मा और हृदय किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। लेकिन अब पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने, क्या बोले? भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने, अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार है, कोई हनन करेगा तो कोर्ट में जाने की अनुमति देता है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार में बढ़िया से डिटेल का बताएंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 तरह के रीट जारी करता है, फिलहाल इतना ही जानिए। तो मतलब अनुच्छेद 32 इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी बोले हैं कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा कौन है? आपको बता। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा। अगर नॉर्मल पूछेगा कि संविधान की आत्मा क्या होता है, तो संविधान की आत्मा क्या होता है? प्रस्तावना होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32। किस व्यक्ति ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? कौन? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना के बारे में भीमराव अम्बेडकर का विचार है क्या है? बोले कि आत्मा तो नहीं है, लेकिन बड़ा पवित्र है। बड़ा क्या है? पवित्र है। क्या है? पवित्र डॉक्यूमेंट है। क्या है? पवित्र डॉक्यूमेंट है, पवित्र दस्तावेज है। ये क्या बोलते हैं कि प्रस्तावना क्या है? पवित्र दस्तावेज है। मतलब कि जब प्रस्तावना के बारे में क्या बोले कि आत्मा नहीं है। आत्मा कौन है? अनुच्छेद 32 है। लेकिन ये क्या है? पवित्र क्या है? डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब आते एक और है मुंशी जी, जिनका नाम है के मुंशी। क्या नाम है? के मुंशी जी। तो ये मुंशी जी क्या कहते हैं? मुंशी जी कहते हैं कि यह क्या है? राजनीतिक, क्या वो राजनीतिक जन्म कुंडली है। राजनीतिक जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली है। पूछेगा कि के मुंशी जी ने प्रस्तावना और क्या कहा है? राजनीतिक जन्म कुंडली। राजनीतिक जन्म कुंडली। और भी कुछ भी विद्वान होगा, आगे मिलेगा तो बताएंगे, ठीक ना? तो सुनिए क्या क्या बोले, अभी इतना याद कीजिए। एन पालकी वाला बोलते हैं कि प्रस्तावना क्या है? आपको परिचय पत्र है। और आपको ठाकुरदास भार्गव जी क्या बोले हैं कि आत्मा है संविधान का आभूषण। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, आभूषण है। यही बोले कि आत्मा है। और प्रस्तावना को ही आपको क्वेश्चन आएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? खाली इतना है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना। लेकिन भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया तो बोले कि ना ना ना, ये पवित्र डॉक्यूमेंट है, लेकिन संविधान की आत्मा ही नहीं है। संविधान की आत्मा का अनुच्छेद 32 है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और फिर क्या बोले कि के मुंशी जी क्या बोलते हैं कि यह क्या है? राजनीतिक जन्म कुंडली। क्या है? आपको राजनीतिक जन्म कुंडली है। तो ये मोटा मोटी आप लोग को समझ में आया? समझ में आया, ठीक ना? अब चलिए, अब क्या करते हैं कि आपको हम प्रयास किए हैं कि मोटा मोटी सब समझा दिया जाए। अब आपको समझ भी गई कहानी। अब क्या करते हैं कि जो हम नोट्स तैयार किए हैं, इसमें सब क्या किए हैं डालते हुए चलें, जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है। अब उस वक्त पढ़ेंगे या कुछ नया पॉइंट रहेगा तो फिर क्या करेंगे? आपको समझाएंगे। कोई दिक्कत?
चलिए आइए। और देखिए थोड़ा सा हुआ क्या ना कि फॉर्मेटिंग कुछ डॉक्यूमेंट में मतलब सिस्टम में चेंज कर गया है, आप उसे सही करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, तो फिर भी क्या कीजिए, इसको आप एडजस्ट कीजिए। क्या जितेंद्र जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इतना जो आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं ना है? हाँ। जे पढ़ा रहे संतोष जी, उसको नोट नया पॉइंट रहेगा तक कर लीजिएगा, बाकी यहाँ बड़ी मैंने डाल दी है। खाली हमारे पीडीएफ होगा क्या काका जी, आप पचाइए, पचाते चलिए, खियाते चल रहे हैं आप, पचाते चलिए, है ना, ताकि पूरा एकदम रग रग में प्रस्तावना दौड़े, है ना, रग रग में खून के साथ क्या दे रहे हैं आपको, प्रस्तावना में दौड़े, तब जाकर के होगा। आइए, पहले क्या बोले, प्रियम्बल, क्या बोले, प्रियम्बल। तो क्या बोलते हैं कि प्रस्तावना जो होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कुछ प्रियम्बल, प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आपको प्रियम्बल बोलते हैं। जो आपका कवर पेज होता है, जो पहला पेज होता है कवर पेज, इसको चाहे कवर पेज बोलिए और चाहे बोलिए आमुख, क्या बोलिए, आमुख। तो आमुख ही क्या होता है, संविधान का प्रस्तावना होता है। तो ये चीज लिखल है कि प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, प्रस्तावना क्या होता है, प्रियम्बल होता है, और उसको क्या बोलते हैं, उद्देशिका, क्या बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। और फिर क्या बोले, तो यह क्या आमुख को, ये जो पहला पेज हो गया आमुख हो गया, ये कवर पेज को ही क्या बोलते हैं आपको, संविधान का प्रस्तावना। तो मतलब कि भारतीय संविधान का आमुख या कवर पेज को क्या बोलते हैं, संविधान का प्रस्तावना, उद्देश्य का, या प्रियम्बल बोलते हैं। आगे चलिएगा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी बोलते हैं, संविधान का भूमिका, मतलब इंट्रोडक्शन बोल देंगे, चाहे परिचय बोलिए, भूमिका बोलिए, या इसको आत्मा बोलिए, सार बोलिए, सारांश बोलिए। मतलब इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो पूरा संविधान का सारांश पता चल गया कि इसमें क्या आपको मिलने वाला है। तो मतलब क्या हो गया कि पूरा ये जो प्रस्तावना है, पूरा पहला पेज, पहले पेज क्या हो गया, आपका परिचय पत्र, यही भूमिका हो गया, यही क्या इसका आत्मा है, क्या है, आत्मा है, इसको हटा दीजिएगा, ये आत्मा खत्म हो गया, ठीक है ना। यही क्या है, सार, यही क्या है, सारांश है। लेकिन ये जो भी बताता है ना है, ये बोडिया रहेगा तब तो ही काम करेगा जी बाबू। अरे ये बॉडी रहने करता, आत्मा रही, क्या करेगा, आत्मा क्या होगा फिर, भूत के सुंदर भूत का आत्मा भटकते रहता है, तो बॉडी है तभी आत्मा का महत्व है। मतलब देखिए, समझिए क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नहीं है, तीसरा कोई वैल्यू है, इसका अलग कोई अस्तित्व नहीं है। सुनिए, इसका अलग कोई अस्तित्व है नहीं है, आत्मा को जब तक शरीर नहीं मिलेगा, भूत देखते हैं ना कि जब भटकते रहता आत्मा तो कोई शरीर पकड़ता है, तब फिर मुड़ी ऐसे उठाता है, भूतवा, मतलब ई है तभी है, नहीं ई है तभी है, माने कि आपका संविधान है तब इसका अस्तित्व है, अगर ये नहीं है तो इसका अस्तित्व बाबू नहीं। अब देखिए, ये जो प्रस्तावना है, सुन लीजिए, प्रस्तावना है, ये आपका इसका शक्ति का सोर्स नहीं है, इस शक्ति का सोर्स नहीं है, और न इसको रोक टोक लगाता है। प्रस्तावना ना शक्ति का सोर्स है और न ही रोक टोक लगाता है। यह सिर्फ क्या है बाबू, आपका उद्देश्य बताता है, बढ़िया चीज बताता है, और इसमें जो जो बढ़िया चीज लिखल है, लगता है इतना चीज है बाबू, मिलता है, ये तो उद्देश्य है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है देश अभी नहीं है। तो क्या इसको न्यायालय में जाके लागू करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, न्यायालय में लागू करवाया नहीं जा सकता। तो प्रस्तावना की एक प्रकृति क्या है, क्या इसको न्यायालय में लागू कर सकते हैं, नहीं कर सकते बाबू, नहीं कर सकते। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। चलिए सुनिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन ये पूछेगा भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को कहा है आत्मा और हृदय, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल का है। ठीक है, आगे चलिएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उपबंध अमेरिकी संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोलेगा, भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, उपबंध लिया गया अमेरिका से, और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। कोई दिक्कत, अब सुनिएगा, ऐसे पूछेगा कि कौन बाद में होता है, भारत के संविधान का प्रस्तावना बनता है, तो कौन, उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, वही बाद में क्या करता है, प्रस्तावना बनता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लेकर के आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही बाद में संविधान का प्रस्तावना बनता है। तो इसलिए बोलते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। देश पूछेगा तो अमेरिका बनाइएगा, अगर पूछेगा कोई आदमी पूछेगा तो नेहरू बनाइएगा, और वो क्या पूछता है, हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव बनाइएगा। आप देखिए, इस बार जानते हैं क्या किया है, वो कुछ को नया प्रयोग क्या करते चल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है ना, मतलब कि जो आप नोट्स रहेगा, तो नोट्स में क्या है कि जहां तहां क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा, ताकि थोड़ा फोकस करने में क्या हो, आपको आसानी हो, ठीक है ना। सुनिए, यहाँ पर क्या है,
प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं? प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का फॉर्म हमने डाला है क्या? इस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि वो देश का संविधान का हिस्सा नहीं है। तो पहला केस क्या था? आपको देखिए, बेरुबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद। तो कौन? बेरुबारी। बेरुबारी केस में घोषणा किया गया कि भाग नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं कि बेरुबारी केस में निर्णय क्या लिया गया। तो देखिए, बेरुबारी यूनियन केस में क्या हुआ है? इस केस का 1960 में आया। कई बार जानते हैं आपको सजाने के लिए देगा कौन केस पहले आया है, कौन केस बाद में आया है। बेरुबारी केस 1960 में आया है। गोलकनाथ केस आया 1967 में है। केशवानंद आया 73 में। फिलहाल तीनों को फोकस कीजिए। तो सुनिए, बेरुबारी यूनियन केस में क्या बोला गया? उद्देश्य का जो है प्रस्तावना, उद्देश्य का या प्रस्तावना एक ही बात है। यह संविधान के निर्माता के मस्तिष्क का कुंजी है। संविधान के लोग, जो संविधान का जो लोग निर्माण कर रहे थे, उनका दिमाग है, उनका क्या है? कुंजी है। वो क्या चाहते थे? कुंजी है। लेकिन यह भाग नहीं है, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया है, तो यह भाग नहीं है। तो यहाँ बोला गया कि संविधान का अंग या भाग नहीं है। कुंजी तो है लेकिन भाग या अंग नहीं है। अब फिर आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ बनाम पंजाब केस 1967 में। यहाँ पर बोला गया कि यह उद्देश्य का जो है प्रस्तावना है, संविधान की क्या है? मूल आत्मा है। क्या? मूल आत्मा है। लेकिन अभी भी भाग मानने से इनकार कर दिया गया। ठीक है ना? अब अगला केस गया केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। और इसके बाद आया संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान का ही भाग है। संविधान का भाग नहीं है, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर का भी क्या है? भाग है। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का भी क्या है? भाग है। तो यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीच में क्वेश्चन फॉर्म में क्या लिखा गया है? केस, हाँ, क्वेश्चन पूछा है कौन केस से आपको बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया है? केशवानंद भारती केस से। अगला है क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रस्तावना संविधान के मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है? तो यहाँ पर लिखा हुआ कि है। क्या है? है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना क्या बोले है? मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। मतलब कि क्वेश्चन पूछता है कि किस किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका क्या है? पार्ट है। तो किसका? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती ऊपर बता दिए, और नीचे क्या है? क्वेश्चन डाला गया है ताकि थोड़ा सा आपका फोकस हो सके। ठीक है ना? आगे चलिए, फिर आइए। अब देखिए यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया केशवानंद भारती केस में। ये ऐसे देखिए आजकल स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस निर्णय, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कब यह निर्णय दिया? क्या निर्णय है बाबू? क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोला था कि संविधान एक इमारत है। क्या है? एक इमारत है। आज जो उद्देश्य का है उसका क्या है? बुनियादी तत्व है जिस पर वो क्या है? खड़ा है। अगर क्या है? उद्देश्य को हटा दीजिए, जैसे तत्व को हटा दीजिएगा। जैसे बिल्डिंग है, सीमेंट बालू ईंटा गिट्टी, सीमेंट बालू गिट्टी है, ये सब देख के बनाएगा। अगर सीमेंट को, ईंटा को, बालू को, गिट्टी को काके निकाल लेते हैं तो बिल्डिंग तो गिर ही ना जाएगा। तो इसी बोले क्या कि समझे संविधान इमारत है और उद्देश्य का क्या है? बुनियादी तत्व है जिस पर क्या है? आपका संविधान क्या है? खड़ा है। यदि इनमें से किसी तत्व को हटा लिया जाए, धर्मनिरपेक्षता को हटा लीजिए, अखंडता को हटा लीजिए, समानता को हटा लीजिए, न्याय को हटा लीजिए, तब क्या हो जाएगा? इस सारा ढांचा क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। अगर ये बिल्डिंग बना हुआ है, अब बिल्डिंग से क्या कीजिएगा? क्या आप ईंटा सब निकाल लीजिए, ईंटा निकाल लीजिए, तो बिल्डिंग टिकेगा जी? ये क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा जो अपना व्यक्तित्व, मतलब संविधान वह नहीं रह जाएगा जो है अपना व्यक्तित्व और पहचान खो देगा। ये बिल्डिंग से क्या करते हैं? जहां तहां से ईंटा निकाल देते हैं। ठीक ना? ये गिर जाएगा। तो गिर जाएगा तो जो बाबू मूल है वो रह पाएगा? वो अपना व्यक्तित्व, अपना पहचान क्या करेगा? खो देगा। तो ये कौन केस में आया? केशवानंद भारती के। फिर आइए, फिर केशवानंद भारती केस में और क्या निर्णय दिया गया? और एक और बोला गया कि देखिए कि जहां भी संविधान में कोई मान लीजिए, समझिए कि आपको ये तो पहला पेज ही हो गया। आज संविधान को अब अंदर कोई पढ़ रहे हैं, अंदर कुछ पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा, तब फिर हेकड़ा देखेंगे कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है। मतलब कि यहाँ पर संविधान में कोई चीज को अगर समझने में परेशानी हो रहा है तो ये प्रस्तावना को क्या करते हैं? उससे हम स्पष्टता करते हैं। इससे क्या लेते हैं? लेकर आते हैं, क्लियरिटी लेकर के आते हैं। लेकिन इसके चलते इसमें कोई चीज को रद्द नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर चलते हम कुछ चीज को रद्द कर देंगे। मतलब ये बोले कि अगर एकरा का हम पढ़ रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं और उसमें कहीं हमको पता नहीं चले क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे कौन चीज वाला है, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है ना?
इसके आधार पर हम उसको क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। लेकिन हेकड़ा चलते हेकड़ा रद्द नहीं कर देंगे, हेकड़ा चलते हेकड़ा रद्द नहीं कर दिया जाएगा। समझ में गया? तो वही चीज बाबू यहाँ पर लिखा गया है। सुनिए क्या बोलता है, करने चल गया। हाँ, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान का जो अस्पष्ट अस्पष्ट जो क्लियर नहीं है उसको व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावना संविधान के जो स्पष्ट प्रावधान हो चुका है कि एकदम स्पष्ट है, उसको रद्द नहीं कर सकता है। प्रस्तावना के चलते जो स्पष्ट प्रावधान है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। आइए स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा गया, वही चूंकि यहाँ लिखा गया है, ठीक ना। प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द कर सकता है बाबू? नहीं रद्द कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो बाबू क्या हो गया आपको, बेरुवाड़ी भाग नहीं है, गोलकनाथ आत्मा बोला, केशवानंद भारती बोला कि भाग है। आज संशोधन भी किया जा सकता है। तो 73 में केस आया और 1976 में 42वां नंबर संशोधन किया गया। आज 3 शब्द जोड़ा गया, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द। बस वही हो गया। अब आते हैं, फिर क्या आया, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब इसको बोलते हैं बॉम्बे केस। क्या बोलते हैं, बॉम्बे केस। ये आया 1994 में। तो इसने भी माना कि संविधान का भाग है, उद्देश्य का क्या है, संविधान का भाग है। और जो पंथ निरपेक्षता है इस संविधान का क्या मूल प्रकृति है और मूल लक्षण है। मतलब केशवानंद भारती कैसे मान रहा है और ये भी मान रहा है, लेकिन इसमें और क्या जोड़ दिया कि क्या है, संविधान का मूल लक्षण क्या हो गया आपको, पंथ निरपेक्षता हो गया। फिर LIC केस गया 1995 में, LIC 1995 में गया। यह क्या बोला कि जो प्रस्तावना है संविधान का क्या है, आंतरिक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। क्या है आपको, इंटीग्रल पार्ट, मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इन्हें के पेजा फाड़ के उसको निकाल दीजिए, अलग नहीं किया जा सकता। ये हो गया, कोई दिक्कत है ना। चलिए अब आके देखिए क्या है बाबू, LIC केस में क्या निर्णय दिया गया, तो निर्णय दिया गया कि यह क्या इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं जितना कहता गया सबको देखते हुए अगर हम अभी बात करते हैं तो प्रस्तावना क्या, सूर्य सूर्य में प्रस्तावना माना गया कि भाग संविधान का नहीं है, लेकिन वर्तमान में क्या भाग है, वर्तमान में भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। भाग है तो संशोधन कर देंगे। संशोधन करते वक्त यह ध्यान रखा जाएगा कि इसमें किसी भी तरह के नकारात्मक संशोधन नहीं किया जाए। इसको मजबूत करने वाला सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं किया जाएगा। वही चीज लिख ले बाबू। आप सुनिएगा, एक और चीज क्या बोले कि अगर प्रस्तावना को अलग कर दीजिएगा, बॉडी को अलग कर दीजिएगा तो आत्मा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो मतलब लिखा हुआ है कि वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जाता है। निर्वचन मतलब क्या हो गया, व्याख्या। क्या हो गया, व्याख्या। व्याख्या करने में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भाग से अगर इसको स्वतंत्र कर देंगे तो उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसको कोर्ट में जाके आप लागू नहीं करवा सकते हैं। मतलब कोर्ट में लागू किया जा सकता कि नहीं, तो कोर्ट में नहीं। इसका प्रकृति बोल सकते क्या हो गया, ये बाबू क्या परिवर्तनीय है, नहीं। परिवर्तनीय मतलब है कि न्यायालय में जाके इसको लागू करवा सकते हैं, तो लागू करवा सकते हैं नहीं। तो इसका प्रकृति गैर न्यायोचित है। देखिए दो शब्द का इस्तेमाल करेगा, एक बोलेगा परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, एक बोलेगा न्यायोचित, न्यायोचित, न्यायोचित। परिवर्तनीय मतलब है कोर्ट में जाइएगा लागू करवाने के लिए, और न्यायोचित मतलब है कि कोर्ट इसके ऊपर निर्णय देगा कि हाँ लागू होगा, मतलब कि कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका प्रकृति क्या है, अपरिवर्तनीय और अन्यायोचित, या बोलेंगे गैर न्यायोचित, गैर न्यायोचित। तो क्या हो गया, गैर न्यायोचित हो गया। आगे बढ़िए। मोबाइल देख रहे हैं ना, कम लग रहा है बाबू हैं? जाना है तो उठिए, अगर तो सो जाइए, मोबाइल देखने के बाद पूछिए क्या वो इतना बजे के फेर में कह रहे हैं। जब तक चैप्टर खत्म होता है वो छोड़े थोड़ी आप छोड़ रहे हैं। अब टारगेट बना के आएंगे, इतना पढ़ाना है तो पढ़ाना है, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 4 घंटा, क्योंकि पढ़ाना इतने नहीं है। पढ़ाना 16-15 को सब्जेक्ट पढ़ाना है, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। तो जखने तक मन करे जखने तक पढ़ाएंगे, आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए। अरे हमको पता है कि लास्ट तक जानते हो 200-300 लिखने टिकेगा, भले हजारों लिखने एडमिशन ले लेगा, लेकिन हमको पता है कि लास्ट में 200-300 टिकवे करेगा। तो ओकरा तो कम से कम नौकरी लगवाए हैं। आइए, प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन संविधान तो प्रस्तावना से कोई शक्ति प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। वर्तमान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, सकारात्मक संशोधन, नकारात्मक संशोधन नहीं होगा। आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हुआ है, मात्र एक बार हुआ है। कब हुआ है, 76 में।
उस संशोधन केवा नंबर का था? 42वां नंबर का था। कितना शब्द जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़ा गया है। उस शब्द का नाम क्या है? समाजवादी, पदनिरपेक्ष, अखंडता। अब ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कहीं नहीं किया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष को इंटरचेंज करके यूज करते हैं, ठीक ना। लेकिन कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, आपको पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अब आते हैं, संशोधन हुआ था उस समय केंद्र में कौन पार्टी की सरकार था? कांग्रेस पार्टी। और कौन प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी। अब बात आता है इसका प्रकृति कैसा हो गया? गैर न्यायोचित, अर्थात इसके प्रावधान को न्यायालय द्वारा नहीं लागू करवाया जा सकता है। आगे बढ़िए। अगला क्या है कि प्रस्तावना विधि जब बनता है ना, तो प्रस्तावना इसका शक्ति का सोर्स नहीं है और ना ही रोके टोक लगाता है। प्रस्तावना बेसिकली क्या है कि इसमें बढ़िया बढ़िया बात लिखा गया है कि ऐसा। प्रस्तावना बेसिकली क्या है कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क वो क्या चाहते थे, क्या उनका आदर्श था, उसको प्रतिबिंबित करता है, उसको क्या करता है, आपको बताता है। बस वही हो गया। अब देखिए बाबू, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्म लिख दिया गया है कि भारतीय संविधान निर्माता के दीर्घकालीन सपना या विचार या मस्तिष्क को कहाँ देखा जा सकता है। मतलब भारत के संविधान निर्माताओं जो संविधान का निर्माण करते हैं, उनका दीर्घकालीन सपना क्या, उनका सपना रहा होगा भाई संविधान को बनाने, क्या भारत चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे, ठीक ना। उनका मस्तिष्क क्या कर रहा था, क्या उनका दिमाग में चल रहा था, ये कहाँ से पता चलेगा? तो प्रस्तावना से पता चलेगा। कोई दिक्कत? बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे हैं प्रस्तावना के बारे में, आते हैं विभिन्न विद्वान का विचार क्या क्या है, कौन सा विद्वान क्या क्या कहें। पहले क्या एन पालकी वाला बोलते हैं, एन पालकी वाला बोलते हैं प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। फिर ठाकुरदास भार्गव जी क्या बोलते हैं? ठाकुरदास भार्गव जी क्या बोलते हैं? इसको ऐसे याद कीजिएगा, बड़े बड़े चीज कौन कहते हैं? पंडित जी आते हैं ना, देखना क्या करते हैं, कुछ करेंगे तो 2 रुपया चढ़ाएंगे, तो बाबू जजमान पैसा चढ़ावा, यजमान पैसा, यजमान पैसा, अरे बोलते हैं बार बार ना, बार बार पैसा। तो ठाकुरदास है, ठाकुर मतलब समझिए कि पंडित जी हैं, ये कुछ और ढेर मानी चीज बोलते रहेंगे कि परिचय पत्र है, आत्मा है, ये है वो है, कुछ और, ठीक है। ऐसे याद किया, परिचय पत्र बोलेगा तो आपको यही बनाना है, लेकिन आत्मा बोलेगा, कुंजी बोलेगा, आभूषण बोलेगा, यही बोलेगा। आत्मा बोलेगा, कुंजी बोलेगा, आभूषण ठाकुरदास। इसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है, कुंजी कहा है, आभूषण कहा है ठाकुरदास। किसने परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को? आइए, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालीन मतलब क्या है कि हम कैसा भारत चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे लंबा समय में। यह कौन बताया है? सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो मतलब क्या हो गया कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यह किसने कहा है? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यही को जानते हैं बाबू क्या है? आपको अलग फॉर्म में क्वेश्चन एक बार पूछा गया इसे कि उद्देश्य हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। उद्देश्य हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसने कहा है? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, मतलब चाहे तो बोलेगा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, सपना का विचार है। यहू में क्या है? सपना का विचार है, अरे सपनवा है ना? सपना कौन हो गया आपको? कृष्णा स्वामी। नहीं बोलता है? इसको ऐसे याद कीजिए कि सपना में रात हमारे कृष्ण भगवान आल थे, डंटा से मार रहे थे कि पढ़ता उठता नहीं है, खाली बदमाशी करता है, नहीं समझे? तो मतलब क्या, सपना के बारे में कौन है? कृष्ण जी, कृष्णा स्वामी अय्यर। उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये ज्यादा के फेरे मत रहिए, खाली याद कीजिए जन्म कुंडली कौन कहा है। जन्म कुंडली कौन कहा है? मुंशी जी। जन्म कुंडली कौन कहा है? के मुंशी जी। तो याद हुआ बाबू, बोलिए। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, पालकी वाला। आत्मा है, आभूषण है, कुंजी है, कौन? ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना हमारे सपनों का विचार है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है, कृष्णा स्वामी। इस सपना में कृष्णा स्वामी आए थे। फिर क्या बोले कि उद्देश्य का क्या है? जन्म कुंडली है, के मुंशी। क्या वो के मुंशी? इसी को राजनीतिक जन्म कुंडली हो सकता है, जन्म कुंडली, जन्म पत्री, सब कौन का है? मुंशी जी। कौन का है? मुंशी जी। अच्छा ऐसे याद कीजिए, मुंशी जी जानते क्या होता है? पहले जमींदार होता था ना, जमींदार, तो जमींदार के पास एक मुंशी होता, उसका लिखा पढ़ी करे वाला। अब मुंशी खाता बही रखता था, तो खाता बही तो समझे कुंडली रख ले है, तो वही चीज यहाँ पर है बाबू। अब आइए देखिए, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा गया है जो लिखे वहीं पर कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को
हमारे संप्रभु प्रजातंत्री गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? के एम मुंशी। किसने कहा है? के एम मुंशी। के एम मुंशी कहा है। आगे बढ़िए। आइए। एक और बाबू क्या है, एक सुभाष कश्यप है। क्या है? सुभाष कश्यप एक विद्वान है। वो बोलते हैं कि संविधान एक शरीर है। संविधान क्या है? एक शरीर है। आप प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आत्मा है, ये ठाकुरदास भार्गव जी बोले हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को और बढ़ाया गया, बोला कि प्रस्तावना क्या? आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? आधारशिला है। क्या है? बेस है, आधारशिला है। और संविधान उस पर क्या है? एक बिल्डिंग है जो खड़ा है। बड़ी अट्टालिका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग होता है। मतलब प्रस्तावना पे ही क्या है आपका, ये आपका संविधान क्या है? खड़ा है। ठीक ना? तो ये कौन कहे? सुभाष का शब्द। जबकि भीमराव अम्बेडकर जी क्या बोले हैं कि संविधान क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है। एक क्या है? पवित्र डॉक्यूमेंट है। ये अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे हैं। यहां तक हो गया। अब बढ़िए आगे। प्रस्तावना की विषय वस्तु इसको जानते हैं? घोट लीजिए, रट लीजिए। मतलब कि ये एकदम रट जाना है, सीधे सीधे एकदम पूरा के पूरा। हाँ। पहला बोलता प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है कि हम भारत के लोग हैं। यह बताता है कि भारतीय संविधान के शक्ति के सोर्स भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। फिर क्या आता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब कि यह प्रकृति बताता है कि भारत को कैसा बनाना है? संप्रभुत्व संपन्न। इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं होगा। भारत को समाजवादी बनाना है। समाजवादी का मतलब होता है कि समाज की भलाई करने वाला, समाज की भलाई करना। एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब होता है ना कि जहां पर क्या हो कि प्राइवेट का बोलबाला रहे। और समाजवादी मतलब क्या होता है? सरकारी का बोलबाला रहे, सरकारी का। हमने दोनों को मिला के अपना लिया है। हमारा झुकाव ज्यादा समाजवाद की ओर है। नहीं समझे? हमारे यहाँ सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, तो हम मिक्स हो गए। क्या है? मिक्स। पूछे कि भारत मिक्स है, मिक्स इकोनॉमी है। तो मतलब हमारे यहाँ सरकारी भी है और क्या है? प्राइवेट भी है। सरकारी मतलब पब्लिक, और प्राइवेट मतलब निजी हो गया। तो दोनों है। ठीक है ना? और साथ ही ये भी बोलेंगे कि हमारे यहाँ क्या है कि आपका समाजवाद भी है प्लस क्या पूंजीवाद भी है। लेकिन हमारा झुकाव ज्यादा समाजवाद की ओर है। हालांकि हाल के समय में क्या है कि हमारा झुकाव कहाँ बढ़ रहा है? पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। तो वर्तमान में भारत कैसा है? मिश्रित इकोनॉमी है। इसके बारे में डिटेल चर्चा इकोनॉमिक्स में किया जाएगा। आगे बढ़िए। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है कि सरकार लोगों के धार्मिक मला से दूर क्या रखेगा? दूर रखेगा। प्लस क्या? नहीं देखिए, पश्चिम में ऐसा होता है कि धार्मिक मला से बिल्कुल दूर रखेगा। उसको नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। सरकार की नजर में सभी धर्म क्या है? समान है। और सरकार सबको समान रूप से बढ़ाने का प्रयास करेगी, समान प्रश्रय दिया जाएगा। ये हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को हमने अपनाया है। और साथ ही क्या है कि हम क्या है? लोकतंत्र। मतलब हमारे यहाँ क्या होगा? चुनाव होगा, जनता क्या करेगा? अपना शासक को चुनेगा। और गणतंत्र मतलब क्या हो गया? गणराज मतलब कि भारत में क्या होगा? मुखिया क्या होगा? चुना हुआ होगा। तो ये क्या हो गया? 5 तरह का प्रकृति हो गया। कौची कौची? एक वही हो गया, 1 2 3 4 और 5 प्रकृति हो गया। अब फिर क्या बताएं दोस्त, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि एकरा में जो समाजवादी शब्द है और जो पंथ धर्मनिरपेक्ष है, ये शब्द क्या है? शुरू में शामिल नहीं था। और धर्मनिरपेक्ष के जगह पर यहाँ पर क्या है? पंथ निरपेक्ष है। इस शुरू में ये दोनों शब्द नहीं था। आगे चलिएगा। इसके बाद बोलता है इसका समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। मतलब यहाँ 3 तरह की न्याय की बात बोला कि समाज में न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यहाँ पर धार्मिक न्याय की चर्चा है? कानून न्याय की चर्चा है? नहीं है। तो 3 तरह की न्याय की चर्चा है। फिर क्या है कि स्वतंत्रता की बात करता है। कौची कौची? बीच रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। हाँ। क्या बोलता है? विचार का, अभिव्यक्ति का, धर्म का, विश्वास का, उपासना का। तो स्वतंत्रता कितना तरह के? 1 2 3 4 5, 5 तरह के स्वतंत्रता की चर्चा है। कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना। अब ध्यान रखना, हमारे यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा है, आर्थिक न्याय की चर्चा है। आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है। ऐसा नहीं हो कि ओके पूरा दाम बढ़ा देगा, तू कितनों कैसू कमा लो, नहीं ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। सबको बढ़ने का अवसर मिलेगा ना। अगर एगो बहुत आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगा, बाकी नहीं रहेगा। एगो बढ़ने से अगर बाकी सब गरीब रह गया तो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या है? आपको आर्थिक बाबू स्वतंत्र, क्या बोलते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको स्वतंत्रता मिले कहीं से पैसा कमा लीजिए। आपको कानूनी ढंग से पैसा कमाना है, सही तरीके से पैसा कमाना है, करप्शन कर पैसा नहीं कमाना है। तो यहाँ पर क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं किया गया है। अब आते हैं, कितने तरह की समता की चर्चा है? प्रतिष्ठा और अवसर।
कितने तरह की समता हुई? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है आपको? समानता की चर्चा है। समता या समानता माने प्रतिष्ठा और अवसर के। और फिर क्या बोलता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता। समझिएगा, ये जो अखंडता शब्द है ये बाद में जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द, धर्मप्रिय शब्द और अखंडता ये क्या है? बाद में जोड़ा गया है। बाद में क्या किया गया? जोड़ा गया है। और फिर बोलता है कि संविधान को कब अपना है? 26/9/1949 को। तो इतना पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ में आया कि प्रस्तावना से कितना तत्व का बोध रहा है? 4 तत्व का। कितना तरह के? आइए दोस्त, एक तो पता चलता है क्या कि संविधान के शक्ति का सोर्स कौन है। पहला तत्व क्या है कि संविधान के अधिकार कहां से आ रहा है? तो कहां से आ रहा है? भारत के लोग से आ रहा है, मतलब कि भारत की जनता से। तो भारत के संविधान का शक्ति का सोर्स कौन है? भारत की जनता है। फिर अगला क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति पता चलता है। प्रकृति कितना तरह का है? 5 तरह का। कि हम संप्रभु हैं, हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। हम समाजवादी हैं, समाज की भलाई। पंथ निरपेक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेंगे। लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है। याद रखना पड़ेगा। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि लोगों के बीच न्याय प्रदान करना, लोग को न्याय प्रदान करना, लोग को स्वतंत्रता प्रदान करना, समता और बंधुत्व भरना। ठीक ना? और उसमें भी क्या है कि न्याय 3 तरह के है, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, असमता, स्वतंत्रता 2, समता 2, न्याय 3, स्वतंत्रता 5, असमता 2 और बंधुत्व 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के लागू होने की तिथि हो गया। ठीक है ना? अब सुनिएगा, जो भारत के संविधान में जो देख रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व 3 शब्द है। ऐसे भी आप लोग पढ़ोगे 10वां में कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। ये किस क्रांति के देन था? तो फ्रांसीसी क्रांति। तो उसी क्रांति से प्रेरित होकर के हमने भारतीय संविधान में से क्या किया है? शामिल कर लिया है। क्या किया है? शामिल कर लिया है। चलिए आगे आते हैं। क्या बोले? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहां से ले गया है? फ्रांसीसी क्रांति से, 1789 से। आगे ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिए हैं? रूसी क्रांति से। कहां से लिए हैं? रूसी क्रांति से लिए हैं। कौन सी कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, आगे बढ़िएगा। प्रस्तावना में विभिन्न तत्व का उल्लेख कितनी बार आया है? पूछे कौन तत्व का उल्लेख कितनी बार आया है? प्रस्तावना के प्रकृति कितना है? 5 तरह के। संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगला क्या बोले? न्याय कितने तरह के? 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब ध्यान रखना है कि यहाँ धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है, कानूनी न्याय की चर्चा नहीं है। अगला क्या बोले कि स्वतंत्रता में क्या है? 5 तरह का, विचार का, अभिव्यक्ति का, धर्म का, विश्वास का, उपासना का स्वतंत्रता है। और फिर क्या बोले कि यहाँ पर आपको आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है। समता में 2 तरह के, एक प्रतिष्ठा का, एक क्या है आपको? अवसर का है। अब बंधुत्व क्या है? 1 तरह का। अब यही लिखा हुआ है कि ध्यान रखे, प्रस्तावना में धार्मिक न्याय या कानूनी न्याय, क्या बोले? धार्मिक न्याय या कानूनी न्याय का चर्चा कहीं नहीं किया गया। और प्रस्तावना में धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है, लेकिन धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं किया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। एक क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमने क्वेश्चन पूछा गया वही डाला गया है। भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय है? तो न्याय कितना? स्वतंत्रता 5, समानता, भातृत्व, इसके बारे में बंधुत्व के बारे में बोला गया है जी। अब आइए यहाँ पर, ये क्वेश्चन अब पूछले है, देख रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 तरह के न्याय, 5 तरह के स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार क्या है? आपको भातृत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब बढ़िएगा। भारतीय संविधान के उद्देश्य का, और देखिए एक और चीज, ये जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय, तो यहाँ देखिए न्याय 3 तरह के प्रस्तावना में चर्चा है, सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। धार्मिक न्याय नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आर्थिक न्याय की यहाँ चर्चा है। अब सुनिए, आर्थिक न्याय की चर्चा हमारे एक जगह और मिलेगा, डीपीएसपी। डीपीएसपी संविधान के नीति निषेध तत्व, वहां चर्चा है कि जो विधवा है उसको पेंशन मिलेगा, नहीं, जो विकलांग उसको पेंशन मिलेगा, जो नहीं कमा रहा उसको कुछ मदद सरकार देगा। तो वहां भी तो आर्थिक रूप से उसको न्याय करने का प्रयास किया जा रहा है ना जी, क्योंकि अमीर पर टैक्स लगा के गरीब को दे रहा है।
मतलब ये हो गया कि जो आर्थिक न्याय है ये कहाँ कहाँ चर्चा किया गया है, एक प्रस्तावना में है, एक ये क्वेश्चन कब बन पाता जब आप यहू पढ़ ले हैं चैप्टर और वहू पढ़ ले, मतलब दोनों चैप्टर पढ़ ले रहिएगा तब तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप वही बता दिए कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का, और एक और क्या बोले बाबू, राज्य के नीतिशक तत्व में, यहाँ पर क्या है, आर्थिक न्याय की चर्चा है, आर्थिक न्याय की चर्चा है। ठीक है, आगे चलिए। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में क्या है, आर्थिक न्याय का उपयोग किया। किसमें आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, बोलिए। उद्देश्य का और मूल अधिकार में, मूल अधिकार में है न्याय, आर्थिक न्याय है नहीं, कहाँ कहाँ, उद्देश्य का और राज्य के नीति तत्व में आपका चर्चा किसका, आर्थिक न्याय का। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। जब संविधान लागू किया गया था उसमें भारत क्या था, तो उसमें समय से उस समय उसमें क्या था, प्रकृति में आपको पंथ निरपेक्ष शामिल नहीं था, और प्रभु क्या है कि वहां पर समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। तो उस समय भारत क्या था, एक तो क्या था, संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, और लोकतांत्रिक, और गणराज। बाद में क्या हुआ कि इसमें संशोधन किया गया, तो वर्तमान में क्या हो गया, दो शब्द जोड़ा गया है, कौची कौची, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो मतलब क्या हो गया, वर्तमान में हम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, प्लस क्या है, समाजवादी भी है, और प्लस क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब ये दोनों जो शब्द है ये आपको 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को और समाजवादी शब्द को आपको 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि 42वां संशोधन से बाबू धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है, क्या आपको पंथ निरपेक्ष को, तो क्या है, पंथ निरपेक्ष। ऐसे दोनों शब्द को इंटरचेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एकदम एग्जैक्ट पूछ देगा तो धर्म निरपेक्ष की जगह आपको पंथ निरपेक्ष के साथ जाना है। आगे बढ़िएगा। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो कहाँ, प्रस्तावना में। प्रस्तावना बोलिए या उद्देश्य क्या बोलिए, कि भारत के संविधान जो बना रहे थे उनका विचार, उनका मस्तिष्क कहाँ दिखाई देता है, प्रस्तावना। आगे चलिए। संविधान निर्माताओं के सिद्धांत और आदर्श कहाँ प्रतिबिंबित होता है, प्रस्तावना में। अब आइए, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, मतलब भारत में कहाँ वर्णन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, प्रस्तावना में वर्णन है कि भारत क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। क्लियर हो गया, आगे चलेगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सन 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं था, मतलब कहने का मतलब है कि हमारा संविधान के प्रस्तावना में 1976 में संशोधन किया गया, 42वां संविधान शोधन, आ 3 शब्द समाजवादी, अखंडता, और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो पहले तो नहीं होगा, तब आइए। बंधुत्व शब्द शुरू से था, संप्रभु शब्द शुरू से था, समानता शुरू से था, अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया है। तो ये यहाँ पर बाबू क्या है, आपको लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन समझिए, एक वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, बोल सकते। रजनीश सिंह जी, एक चीज समझ लीजिए, जीवन में आपको काम देगा। जैसे आपका जिस तरह से एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, आप जीवन में बहुत आगे नहीं जाइएगा, ये चीज समझ लीजिए। बुरा लग सकता है लेकिन समझ लीजिए। एक तो क्या है कि पहले तो क्या है कि विनम्रता शब्द में लेकर के आइए, और दूसरी बात क्या है कि जीवन में जब तक विनम्र नहीं रहिएगा तब तक जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि सीखने वाला एटीट्यूड ड्राइव कीजिए, समझे ना। जज करने से ज्यादा क्या है कि आप सीखिए, नहीं तो बाबू क्या है कि ऐसे ही रह जाइएगा। हमको क्या लीजिएगा जी, अरे हमको तो 2-4 हज़ार रुपया दीजिएगा, इन्हें का कुछ 800 कोर्स लिए होंगे, कुछ 200 कोर्स लिए होंगे, और हमको क्या दीजिएगा। लेकिन इससे जो सीख के जाइएगा ये जीवन में बड़ी काम देगा, ठीक है ना। और क्या है कि मेहनत के अलावा दोस्त कोई और रास्ता नहीं है। चाहे किसी टीचर के पास चले जाइएगा, टीचर सिर्फ गाइडे कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ आपका मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है, हमारा काम क्या है, इकट्ठा करके दोस्त आपको दे देना, समझे ना। बाकी क्या, इसके साथ समय बिताइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, और नहीं बिताइएगा तो नहीं होगा। और एक सच्चाई भी बार बार बता रहे हैं कि आपको वही अच्छा लगेगा जहां खाली मजा आएगा, खाली मजा से आपको एग्जाम नहीं निकले, ठीक ना। और दूसरी बात क्या है कि जज करने से ज्यादा क्या है कि आप सीखिए कि पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है ना। आपसे क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट लेने की हमको आवश्यकता नहीं है, कल भी शायद आप ही थे, इसीलिए आज आपको बता रहे हैं
एक बड़ा भाई के नाते समझिए या एक सीनियर के नाते इस चीज को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। नहीं तो जानते बाबू, ज्यादा नहीं, अभी तो नया है, 2-3 साल के बाद जानते, इतना रोइएगा कि मत पूछिएगा। सब कोई लड़का रोता है, जो शुरू में इसे करता है ना, वो सब 3-4 साल के बाद रोता है। हम चाहते हैं कि आप सफल हो, अगर जुड़े हैं तो हम चाहते हैं कि जितना खर्च आप किए हैं उससे 10 गुना वो क्या करे, जीवन में वैल्यू एड करे। बाकी आपका वो मर्जी है, जैसा कीजिए, वो आप ही वो काम देगा, हमको थोड़े ना काम देगा जी। और दूसरी बात क्या होता है कि आपके पास मोबाइल होता है, मोबाइल में कुछ मैसेज करना बड़ा आसान होता है, कुछ मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बाप के पैसा लग रहा है, अपन तो कमाई है नहीं, कुछ कर सकते हैं। आइए, देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में उद्देशिका में नहीं है, बताइएगा। समाजवादी है कि नहीं है? समाजवादी से लोग का कल्याण होता है, समाजवाद का मतलब कि समाज की भलाई करना। आज समाज में कौन होते हैं? लोग रहते हैं, लोग रहते हैं। तो लोग का कल्याण होगा कि नहीं होगा? कल्याण होगा, तो लोक कल्याण तो होगा, लोक के कल्याण होगा, लोगों का भलाई होगा, लेकिन इस शब्द का चर्चा बाबू नहीं है। मतलब कि भारतीय संविधान में समाजवादी है, तो समाजवाद से क्या होगा? लोक की भलाई होगा, लेकिन क्या है? लोक कल्याण होगा, लेकिन लोक कल्याण शब्द का व्याख्या मतलब लोक कल्याण शब्द नहीं लिखा गया है। हालांकि उद्देश्य वही है, लेकिन उस शब्द लिखा नहीं गया। तो बोलिए, कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? बताइए। लोक कल्याण है? नहीं है। चलिए आगे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस तरह की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? नहीं है, बोलिए। विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार प्रकट करने है, आइए, विश्वास की स्वतंत्रता वो है, क्या आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा है? आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है। आगे बढ़िएगा, वही लिख ले बाबू, बहुत चीज। अरे सब तो देखिए, अभी तक इतना बार बोले हैं ना कि अगर आप खाली सुन रहे होंगे ना तो याद हो जाएगा। नहीं बाबू, आप लोग घर खाली रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो गर्दा मचा दीजिएगा। आइए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा बाबू नहीं है। और फिर क्या बोले? इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा है, लेकिन कहीं भी धार्मिक न्याय और कानूनी न्याय की चर्चा आपको नहीं है। फिर क्या बोले? कि प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। कितना तरह के बाबू समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर है। आगे चलिएगा, एक और चीज, क्या भारत के संविधान में प्रस्तावना में कहीं भी जनवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है? नहीं। चाइना के संविधान में उसका इस्तेमाल किया गया है, चाइना के संविधान में जनवादी या पीपुल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी जनवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत के संविधान का प्रस्तावना या बाबू भारत संविधान में कहीं भी संघीय, फेडरल, क्या बोले, फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। कहीं भी संघवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, कहीं भी संघवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किसका? वो संघ, संघ मतलब यूनियन। क्या क्या बोले? कि भारत के संविधान में कहीं भी आपको संघीय, फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत के संविधान में कहीं भी संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के संविधान में कहीं भी आपको, हाँ, इसका उल्लेख किया गया है ना, वो मैं आते आते बोल दिए। भारत के संविधान में संघीय और संघवाद का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट। आ गया। आप एक और सुन लीजिए, वही लिखा है कि भारत संविधान में कहीं भी संघवाद या संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। आइए, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख किया गया है। पंथ निरपेक्ष तो इस्तेमाल किया गया है, किया गया ना, अरे बाद में जोड़ा गया ना। लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का इस्तेमाल किया गया है नहीं। क्या प्रजातांत्रिक का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है, और लोकतांत्रिक मतलब प्रजातांत्रिक होता है, राजा मतलब जनता ही होता है। लेकिन ये दोनों शब्द का इस्तेमाल न करके क्या इस्तेमाल किया गया है? पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। आगे बढ़िएगा, भारत के धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव क्या है? मतलब कैसे हम जानेंगे? तो मतलब कि भारत में राज का कोई अपना धर्म नहीं है। पाकिस्तान का अपना धर्म क्या है? मुस्लिम है, तो इस्लामिक राज हो गया, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। और भारत सरकार क्या करता है कि सभी धर्मों को बढ़ाने का समान रूप से प्रयास करती है, सबको समान रूप से प्रश्रय देती है।
तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत के नजर में सब धर्म समान होगा और सबको बढ़ाने का समान रूप से प्रयास किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे आइए बाबू, सुनिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, सुनिए। प्रस्तावना में जिन आदर्श को और उद्देश्य की रूपरेखा खींचा गया है, माने प्रस्तावना में क्या बहुत सारा आदर्श की बात किया गया है, इसका बहुत सारा उद्देश्य है दिया गया, उनकी व्याख्या संविधान में आगे कहाँ कहाँ किया गया है? मूल अधिकार में, राज के नीतिगत तत्व में, और कहाँ? मौलिक कर्तव्य में। मतलब कि जो प्रस्तावना में जो चीज लिखा गया ना, उसको पूर्ति के लिए आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ठीक है, नीतिगत तत्व दिया गया है, ठीक है ना। तो यही पे वहां पर लिखा गया है कि जो प्रस्तावना में जो चीज बाबू क्या है, आदर्श है और जो उद्देश्य है, उसकी व्याख्या आगे कहाँ मिलेगा आपको? मूल अधिकार के माध्यम से, फिर कहाँ आपको? नीति तत्व के माध्यम से और मौलिक कर्तव्य के माध्यम से मिलेगा। और वही क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या किया गया है, कहाँ किया गया है बताइए? मूल अधिकार में किया गया है, लेकिन कहीं ये भी सही है, राज के नीति सिद्धांत में सही है, मूल अधिकार, राज के नीति सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, ये ना सही हो जाएगा जी? सही सब है, लेकिन असली सही कौन हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? तो इसके साथ ही क्या हुआ, भारत के संविधान का प्रस्तावना का जो थ्योरी सेक्शन हुआ, क्या हुआ आपका? कंप्लीट हुआ। आज थ्योरी में प्रयास क्या किए हैं कि ऑब्जेक्टिव भी कहीं कहीं डालते चले, ताकि क्या हो कि दोबारा आप अगर सेट बनाइएगा तो आपके लिए काम आसान हो जाए। क्योंकि देखिए खाली थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, लगता है कि सब याद हो गया, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म देखने से क्या होता है कि ज्यादा होता है। तो हम प्रयोग करके देख रहे हैं, अगर अच्छा लगेगा आप लोग को तो ठीक रहेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? मियाज खुश लग रहा है? चलिए, आज अभी समझ में आ गया, तब आइए बाबू, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आइए कहाँ? आइए क्वेश्चन पर। आइए, बिहार दरोगा में अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। ओके ना, ना गए हैं? ये राहुल राज कौन जी ने जी, क्लास वाला पीडीएफ मेरे भाई रोशन कुमार को दे दीजिए। आपका ये क्लास नोट्स आपको हम, आपका ऑल क्लास नोट सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिए। आई वाला हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, 10 सिलेक्शन ग्रुप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब लिखल को मांगते हैं, हम लिखल का नहीं देते हैं, इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपके अंदर कोई लूरे लक्षण नहीं है दरोगा बनने का, इतना तो एफर्ट करना ही ना पड़ेगा जी। रेडीमेड का नौकरी लगता है जी? जो भी लेकिन का नौकरी लगता है ना, वो खुद पढ़े से होता है, टीचर का पढ़ा थोड़ी होता है। ये तो सबके पढ़ा रहा है जी, तो सबका नौकरी लग जाता है? लगता है कि लग सकता है? नहीं, हम लोग बस थोड़ा सा गाइड करते हैं, सब बता दिए कैसे से पढ़ना है, इतना याद कम से कम करना है, जब पढ़ेगा होगा। अभी कहा सब चाहिए आप लोग रेडीमेड, थोड़ी होगा। भारत के संविधान के उद्देश्य क्या? उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोलिए। उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही गलत? न्यायालय में परिवर्तनीय है नहीं है, तो ये तो सही हो गया। आगे आइए। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है, सही है। आगे चलिएगा। उद्देश्य का उस स्रोतों को इंगित करता है जहां से संविधान अपना अपराधिकार प्राप्त करता है, तो बतबे करता है कि भारत के लोग से प्राप्त करता है, तो सही लग रहा है जी? तो एक दो तीन सब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। भारत एक है क्या? हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं, क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कैसा धर्मनिरपेक्ष? सकारात्मक या नकारात्मक? यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब क्या होता है? भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को समान रूप से आदर करती है और सबको बढ़ाने का समान रूप से प्रयास करती है। आगे बढ़िए। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। आई पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। और कौन लेकर के आया था? यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान का प्रस्तावना का रूप लेता है। आइए। संविधान के उद्देश्य में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? ठीक ना, ये हो सकता है कि समझने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन फिर भी खाली क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा कहीं है जी?
ये तो नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है बाबू, है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विश्वास की है। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता की कहीं चर्चा नहीं है। आगे पढ़िए। उद्देशिका में मतलब प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? 3 शब्द। कौची कौची? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। बताइए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक बाबू? नहीं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। हाँ, क्या हो जाएगा आपको? सही हो जाएगा। आगे आइए। एकरो भूख लगी है का हो? दो क्वेश्चन चला गया। अच्छा, ये हो गया तो उसको लेके चलाते हैं। लेके आना हमरे ना है, आइए। बोलिए। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? माने पहले वाला पढ़ते ही बनता। बनता। और सुनिए, आप लोग का काम क्या है इसमें? 44वां संविधान संशोधन याद कर लीजिए कि माँ 44वां। आप 42वां 44वां को साथे पढ़ना। जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो हम विशेष चर्चा करेंगे। आगे आइए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो न्याय 3 तरह के: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं है। और क्या बाबू? कानूनी न्याय की चर्चा नहीं है। तो यहाँ बोलिए, सामाजिक न्याय है, कानूनी न्याय नहीं है। पकड़ा गया। यही क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। बाकी राजनीतिक और आर्थिक न्याय की चर्चा है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना में नहीं है। बोलिए। बंधुता बाबू है, ये है। संप्रभुता है। समाजवाद है। संघवाद है, नहीं है। संघवाद नहीं है और संघीय भी नहीं है। क्या है? संघ शब्द की चर्चा है। आइए, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। केमा संशोधन के तहत के बार किया गया है? नकारात्मक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। सकारात्मक खाली किया जा सकता है। तो भारत के संविधान का प्रस्तावना से जितना क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता था, जितना है ना, हम प्रयास किए हैं कि पूरा आपको इसमें कवर किया जाए। अब आपका काम क्या होगा? कोई ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए, है ना, एक प्रयास कीजिए, ठीक ना, क्योंकि हम आपको मोटा मोटी यहाँ ऑब्जेक्टिव करवाए हैं कुछ। अब आपका काम क्या है कि जो भी बुक है, जो भी आपके पास है ना, हम तो बोले घटना चक्र लीजिए। अब लूसेंट को क्या कीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठिए, क्योंकि आजकल जाने एग्जाम का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बाकी अपना पढ़ता तो पढ़ते रहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या है, घटना चक्र या कोई और बुक मिलता है, हम तो बोले घटना चक्र पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना, उससे पढ़िए। आपको सब क्वेश्चन क्या होगा, बनना चाहिए, बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत ना है? अब लग रहा है कि प्रस्तावना सब बन जाएगा। तब बन जाएगा तो घरे जाके बनाइए। ऐसे देखला पर सब लग जाता है, लेकिन घर जाके बनाइएगा तो नहीं बनता है। और देखिए दोस्त, जब तक खुद से एफर्ट नहीं कीजिएगा ना, हम देखिए सेल्फ स्टडी का कोई तोड़े नहीं है। कितनों कहीं पढ़ लीजिए, किसी के पास पढ़ लीजिए, जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा नहीं होगा बाबू। समझ में ना? हम देखते हैं इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, हम देखते हैं कि आप लोग नया नया आते हैं, आपके अंदर जोश है, उमंग है, लेकिन क्या है बाबू, डेडिकेशन नहीं है। और जब तक दोस्त देखिए डेडिकेशन नहीं दिखाइएगा ना, तो आप ही को समस्या होने वाला है। ना आपको इससे बाबू गोतिया नहीं कोई प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे यहाँ 140 करोड़ देशवासी हैं, उनको भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपका परिवार के ऊपर पड़ेगा। इसलिए बाबू, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मेहनत भी कहाँ, सही डायरेक्शन में। आज सही डायरेक्शन क्या है कि पीवाई कुछ को हमको देखते हुए चलना है, ठीक ना? कि देखिए कि पीवाई कुछ के माध्यम से हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई सब अलग अलग करने में बड़ी मेहनत लगता है, तो हम मेहनत कर रहे हैं बाबू, तो आपको भी चाहिए कि मेहनत घर किससे करके आए। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो हमारा दिल भी खुश रह देगा। टीचर जब क्लास में रहता है दोस्त ना, तो टीचर खाली स्टूडेंट की मेहनत देखता है। अगर आप मेहनत करके आइए ना, तो हम पूरा मेहनत करेंगे, और नहीं कीजिएगा तो फिर हम छोड़ देंगे। लास्ट में ही नहीं करेंगे बाबू। समझिए इस चीज को। अब आप लोग एफर्ट करना ही नहीं चाहते हैं, आप प्लस समझने का प्रयास करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। नहीं समझ में आया फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। समझ में रहे ना? और कोई इसमें सुधार की आवश्यकता तो भी बोल सकते हैं, आपका जो सुझाव रहेगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए तो हम आप ही लोग के लिए तो हम यहाँ पर खड़ा हैं। कोई सुझाव होगा बताइए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन सुझाव एक तरीका से दिया जाता है ना? एक होता है कुछ कमेंट कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, क्या है, देखिए आप लोग को जितना सिलेक्शन बैच में है, उनको आप लोग निकलिए, हो गया। अब ऑनलाइन वाला क्या है, देखिए जितना आप लोग को इसके पहले मैसेज आता है ना, वो अलग अलग क्लास का मैसेज है।
आपका इस बैच का जब भी मैसेज आएगा तो जाएगा सिलेक्शन अति सिलेक्शन बिहार दरोगा सिलेक्शन बैच शुरू हो रहा है, तब आपको देखने आना है। बाकी तो अलग अलग यहाँ लगातार क्लास चलता ही रहता है। आप लोग बोलिए, ऑनलाइन वाले भाई बंधु, और कोई समस्या है तो 1-2 मिनट में आपको हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिस के लिए नेहा कमल जी घटना चक्र के ले लीजिए। घटना चक्र का पूर्वावलोकन सब्जेक्ट वाइज आता है, वो ले लीजिएगा। दरोगा मंगनी राम जी, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग सब पढ़ना पड़ेगा, इसे काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। इसको पकड़ लीजिए बाबू।